बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। व्यूअर्स, कल हमने बात की कि माँ बाप को एक बेहतरीन रोल मॉडल अपने बच्चों के लिए बनना चाहिए, और जहाँ पे हम हमेशा सबसे पहले अपनी इस्लाह करने की बात करते हैं, वहाँ पे हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं तो मतलब जब भी हम कोई बात करते हैं, दूसरे की हम इस्लाह करने की बात करते हैं, पहले हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, फिर हमें दूसरे की तरफ आनी चाहिए। और बाय द वे, ये चीज़ मैं कहूँगी कि सबसे पहले अप्लाई करती है पेरेंट्स और बच्चों को। देखें, माँ बाप बच्चों के ऊपर हमेशा चीज़ें इन्फोर्स कर रहे होते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। क्या हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं? तो कल हमने इस पे कुछ हद तक बात की। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड अब मैं बढ़ना चाहूँगी बच्चों की तरफ। अब बच्चों में हम इसलिए इंक्लूडेड हैं क्योंकि हमारे भी, जिनके अल्लाह करे कि सबके ही माँ बाप हयात हों, सलामत हों, लेकिन हमारे भी तो माँ बाप हैं। और हम चाहे, अब देखें, मेरी चाहे जो भी एज हो जाए, मेरी मामा तो मेरी मामा ही रहेंगी, राइट? सो अदब एंड रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड का एलिमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे बा अदब बा नसीब। देखें व्यूअर्स, बड़ों की इज़्ज़त करना, अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करना, एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड का मुजाहरा करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पे आपने अपने आप को एज पेरेंट्स अच्छा रोल मॉडल बनाना है, वहाँ पे बच्चों का भी फ़र्ज़ है कि अगर उनकी लाइफ में पॉजिटिव रोल मॉडल्स हैं तो वो भी उस डायरेक्शन में अपने आप को लेके चले। लेकिन बच्चे छोटे होते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को दरगुजर कर देते हैं। बट जब बच्चे एक सर्टन एज पे पहुँचते हैं, मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। हम किसी के घर जाते हैं, 2 साल का बच्चा है उनका, वो आता है, उसको सलाम करना नहीं आता, मतलब अभी ज़बान नहीं उसकी सीधी, वो सलाम नहीं करता, तो घर वाले थोड़ा उसको कहेंगे कि बेटा सलाम करो, बेटा सलाम करो। लेकिन जिन लोगों से मुलाकात हो रही होगी वो कहेंगे यार छोटा बच्चा है, डजेंट मैटर। लेकिन उसी के बरक्स अगर आप किसी के घर जाते हैं और उनका 14 साल का बेटा है या बेटी है, या 10 साल का बेटा या बेटी है, और आप सलाम करते हैं, सलाम का जवाब नहीं देते या सलाम ही नहीं करते, तब आप कहेंगे कि यार ये इस बच्चे की तरबियत किसने की है? इसके घर वालों ने नहीं इसको समझाया कि सलाम करना चाहिए। आप चाहे उस वक्त मौके पे ना कहें, दिल में और दिमाग में इंसान ज़रूर सोचता है। तो तरबियत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है एक सर्टन एज के बाद कि हम अपनी ज़िंदगी को किस अंदाज में आगे लेके बढ़ते हैं। ये बात मैं पिछले दिनों कुछ जेन-ज़ी के बच्चों को भी समझा रही थी कि गाइस, हर चीज़ का इल्ज़ाम आप अपने माँ बाप पे नहीं डाल सकते। चलो, जब आप छोटे थे तो आपने बड़ा टफ टाइम देखा, आपके माँ बाप ने आपको इतना टाइम नहीं दिया, आपको लिफ्ट नहीं कराई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन एक उम्र ऐसी आती है जब इंसान होश संभाल लेता है, जब इंसान होशियार हो जाता है, तब इंसान को अपनी लाइफ और अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। क्योंकि जैसे छोटी उम्र पे अगर आपको ज़रा सी चोट भी लगती है तो आप रो पड़ते हैं और आप अपने अम्मा या अब्बा के पास भागते हुए जाते हैं, तो एक सर्टन उम्र पे आके आप अम्मा अब्बा के पास रोते हुए हर चीज़ के लिए नहीं भागते। उस स्टेज पे अपनी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं ले पाते, मैं कह रही हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्स पे करना और बाकी चीज़ें करना, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। क्या आपको लोगों के साथ डील करना आता है? आप किस अंदाज से लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये तरबियत का हिस्सा भी होती हैं। और अक्सर आपने सुना होगा, बल्कि कल शेफ़ कनीज़ फातिमा से जब मैं बात कर रही थी तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कि एंड में जब कोई इंसान उल्टा काम करता है एक सर्टन उम्र तक, तो सब यही कहते हैं कि यार ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है। क्योंकि लोग बच्चे से ज़्यादा घर वालों पे ब्लेम डालते हैं क्योंकि उम्र छोटी होती है। अब इस एज पे अगर मैं लोगों से बदतमीज़ियाँ कर रही हूँ और एटीट्यूड प्रॉब्लम है मेरी, तो किसी ने मेरी अम्मी को फ़ोन करके तो नहीं कहना ना कि जुगन बड़ी बदतमीज़ियाँ कर रही हैं। शायद कर ही दें वो घर वाले, फैमिली वाले, लेकिन बाहर वाले तो यही कहेंगे ना कि यार ये क्या है। सो अदब से लोगों से बात करना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लाइफ का। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाती है कि जब हम पैसों की बात करते हैं, किसके पास कितना पैसा है, लोग कहते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा बहुत होता है उनमें एटीट्यूड बहुत होता है, उनमें एरोगेंस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैंने तो ये देखा है कि अदब एंड रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस का एलिमेंट ऑल राउंड बहुत कम हो गया। मैं कुछ साल पहले व्यूअर्स वॉक पे जाया करती थी एक सर्टन एरिया में,
तो वहाँ पे जब मैं वॉक पे जाया करती थी तो वो एक सोसाइटी थी और उसके अंदर और भी बहुत से लोग वॉक पे उसी उधर उन्होंने वॉकिंग का ट्रैक बनाया हुआ था। तो मैं उस वॉक ट्रैक पे जाके वॉक किया करती थी। तो जब भी मैं वहाँ पे वॉक करती थी तो मेरे साथ एक हमारी फैमिली में जानने वाले बुज़ुर्ग हैं, वो भी साथ वॉक करते थे। बेसिकली मैं उनके साथ उनको वॉक कराने के लिए जाया करती थी कि चलें उठे निकले। तो हम दोनों वॉक कर रहे होते थे, फ़ारूक भाई और मैं। तो मैं उनसे वैसी कोई घर की बात, दिल की बात, फैसल ने ये किया, हमज़ा ने ये किया, ये वो, अभी नूर और हसन नहीं पैदा हुए थे। व्यूअर्स, मैं जब भी वॉक करती हुई जा रही होती थी, एंड बाय द वे उस वक्त आई वाज एक्सपेक्टिंग हसन, तो मतलब, और मैं कोई 6 महीने प्रेग्नेंट थी, तो नज़र आता था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑल्सो। तो मैं और फारूक भाई वॉक कर रहे होते थे और मैं अक्सर जब हम वॉक कर रहे होते थे तो जो भी मेरे पास से, सामने से गुजरता था या पास से कोई गुजरता था तो हमेशा मैं कहती थी अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मजाल है कि कोई वालेकुम सलाम करे। मतलब मैं हैरान हो जाती थी और मैंने फारूक भाई को कहा भी कि मैंने कहा फारूक भाई कितनी ऑड बात है कि मैं जिसको भी सलाम करती हूँ कोई वालेकुम सलाम ही नहीं कहता, बल्कि उल्टा ऐसे मुझे गंदे अंदाज में घूरते हैं कि जैसे मैंने कोई बड़ी मायूब या कोई बड़ी बुरी हरकत कर दी है, जबकि मैंने तो बेसिकली सलाम की है। और उनका जवाब कि जुगन देखो दुनिया कहाँ पे आ गई है कि सलाम करने पे भी लोग हैरान होकर देखते हैं कि ये मुझे सलाम क्यों कर रही है, यानी कि सलाम करना ही आम नहीं रहा। कितनी बुरी बात है व्यूअर्स के सलामती की दुआ तक देना हम ज़रूरी नहीं समझते। अब उसी तरह जिस तरह मैंने कल आपके साथ ये बात शेयर की व्यूअर्स कि हसन ने एक दफ़ा वीडियो कॉल के ऊपर मैं किसी से बात करी थी, आके हाय कहा, तो मैंने कहा बेटे, तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, सॉरी अस्सलाम वालेकुम। तो पेरेंट्स तो इस्लाह करते हैं, लेकिन एक एज के बाद बच्चे की आप इस्लाह जितनी भी करने की कोशिश करें, उसने एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। सो उसकी सेल्फ रेगुलेशन और अपनी ज़ात को किस तरीके से डिसेंट अंदाज में लेके चलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है व्यूअर्स। सो आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इस चीज़ को भी हाईलाइट करें कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अदब और रिगार्ड के साथ और अपने अंदर थोड़ी सी आजिज़ी रखें। असल में व्यूअर्स, अदब का दामन वो लोग छोड़ते हैं जिनके अंदर आकड़ बहुत होती है, जिनमें एरोगेंस बहुत होती है, जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। तो व्यूअर्स, एक्चुअली तो द ग्रेटेस्ट विजडम इज़ इन नोइंग दैट यू नो नथिंग एट ऑल, कि अगर आप ये तस्लीम कर लें कि आप कुछ नहीं जानते तो तभी आप सब कुछ जान जाएंगे। सो व्यूअर्स, मेरा पॉइंट आज जो मैंने आपके पास रेज़ करना था वो ये था कि हमें भी अदब का और रिस्पेक्ट का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों से पोलाइटली डील करना चाहिए, विद रिस्पेक्ट डील करना चाहिए। अगर आप जॉब काम करते हैं तो अपने कॉलीग्स के साथ भी पोलाइटली डील करना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गप्पे और बातें करने के शौकीन नहीं होते हैं, तो ऐसा होता है कि वो अपने कॉलीग्स के साथ बड़े नेगेटिव अंदाज में पेश आते हैं कि भाई मतलब डोंट टॉक टू मी। फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत हाइपर होते हैं, तो वो अपने बाकी कॉलीग्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो हर इंसान को, चाहे वो काम हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, अपने आप को बड़े डिसेंट और डिग्निफाइड तरीके से लेके चलना चाहिए। जब हम लोगों से बदतमीज़ियाँ करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, तो व्यूअर्स अपनी ही इम्प्रेशन और अपनी ही इमेज ख़राब होती है। अगले की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बदतमीज़ी करके, पंगा करके निकल जाते हैं, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो गई, लोगों ने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया, आप एक अनप्लेसेंट पर्सनैलिटी बनेंगे। और व्यूअर्स, आकड़ किस चीज़ की? जाना हम सब ने, हम किस चीज़ से बने? मिट्टी से। जाना भी हमने उसी मिट्टी में है जिस मिट्टी से हम बने हुए हैं। और जब आपने उस मिट्टी में जाना है तो आपने कफन के अलावा कख नहीं अपने साथ लेके जाना। तो मुझे बताएं कि एटीट्यूड, एरोगेंस, नखरा किस चीज़ का, जब आपका अपने जिस्म के ऊपर भी मौत के बाद कोई कंट्रोल नहीं है, आपको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। सो व्यूअर्स, हम अपने आप को एक लविंग, काइंड और पॉजिटिव इंसान बनाएं। और अगर और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अदब से लोगों के साथ बात करें, पोलाइटली लोगों के साथ डील करें। ये जो आजकल तेज़ी का ज़माना आ गया ना, तो मिजाज में भी बड़ी तेज़ी आ गई है, और वो जो मिजाज में तेज़ी आई है उसकी वजह से एटीट्यूड्स और नखरे और बदतमीज़ियाँ, हज़ारों चीज़ें जो हैं, वो एक तूफ़ान जो है वो हम सब पे बरपा हो रहा है। लोग कहते हैं जी जेन जी जो है वो उनमें मूड स्विंग्स बहुत है, वो बात नहीं सुनते, वो अदब से नहीं डील करते। तो मेरा सवाल यह है कि पेरेंट्स ने कैसा एग्जाम्पल सेट किया। और यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि जहाँ पे बच्चों की बात सुनना, उनको रिगार्ड देना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी आवाज़ को सुनना इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे उनको तमीज़ और तहज़ीब सिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर इंसान से पोलाइटली डील करें। यहाँ पे मैं रिमाइंड करूँगी आप सबको कि हम अपने फैमिली के लोगों से,
और उन लोगों से जो ज़रा हमारे से स्ट्रांग होते हैं या हमारे मतलब मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, उनसे तो ठीक से डील कर लेते हैं। लेकिन हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, मियाँ या बीवी होते हैं, या फिर जो स्टाफ होता है, उनके साथ सबसे बुरा रवैया होता है। एंड ऑनेस्टली व्यूअर्स, सबसे बुरा एटीट्यूड ज़्यादातर लोगों का घर के स्टाफ के साथ होता है। तो मैं आपको याद कराऊंगी कि आप उनकी सैलरी देते हैं, आपने उनको ख़रीदा नहीं हुआ। तो अगर आप सैलरी देते हैं तो आप काम की हद तक उनसे काम ले सकते हैं, जल्लादों की तरह उनके साथ पेश नहीं आ सकते। और सबसे बड़ी बात ये कि तमीज़ से आप किसी को ये भी कह सकते हैं कि प्लीज़ मुझे ज़रा एक गिलास पानी का ला दें, और आप ये भी कह सकते हैं कि यार पानी लेके आओ। दोनों बातें एक ही हैं लेकिन तरीका मुख्तलिफ है। सो अपने रवैयों को और एटीट्यूड्स को हमने पॉजिटिव करना है व्यूअर्स। आपको पता है जुम्मे के दिन हमारी हमेशा कोशिश होती है कि फ्राइडे को किसी ऐसी चीज़ पे बात करें जिस पे फिर हम ड्यूरिंग द वीकेंड वर्किंग करें, और फिर मंडे को कोशिश करें कि उस पर रिकैप करें। तो आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। शेफ़ नूर, मुझे ये बताइए कि आज जैसे हम बात कर रहे हैं, कल हमने अपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी इस टॉपिक पे कि भाई हमें अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए। रोल मॉडल तो सभी होते हैं अपने बच्चों के, लेकिन अच्छा रोल मॉडल बनना है। बिल्कुल। तो फिर बच्चों का भी तो फ़र्ज़ आता है ना कि वो कुछ चीज़ें करें जिसमें अदब, पोलाइटनेस और बेसिक तमीज़ तो इंसान के अंदर होनी चाहिए ना, कि कल को लोग, और एक बात याद रखिएगा व्यूअर्स, एंड में आ जाके लोग फिर माँ बाप को ही बुरा कहते हैं कि माँ बाप ने तमीज़ नहीं सिखाई, या पता नहीं किस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, फिर बात पूरे ख़ानदान पे आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे अम्मी अब्बा कहते होते थे कि बेटा छोटा है तो उससे भी तमीज़ से बात करो, बड़ा तो उससे भी, अगर आपके घर में कोई मुलाजिम है तो उससे भी। कहते थे बेटा बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, ये उनकी एक हमेशा वो कहते थे। और मैं तो कहती हूँ कि वाकई आपने सही कहा कि जैसे कि लोग जो है अपने मुलाज़िमों के साथ बहुत रूडली बात करते हैं और बहुत सख्त तरीके से बात करते हैं। और मैं अपनी मेड से बात करती हूँ तो मैं उसे कहूँगी मकसूदा जी, तो मेरे हस्बैंड ना कभी कभी मुझे ना छेड़ रहे होते हैं मकसूदा जी, क्योंकि मैं उससे बड़ी तमीज़ से बात करती हूँ, वो गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकते। कहती प्यार से मेरे से आप जितना मर्जी काम ले लें, लेकिन मैं किसी की गुस्सा मैं नहीं बर्दाश्त नहीं। बट शेफ़ नूर, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जी प्यार मोहब्बत से जहर का घूंट भी पिलाएंगे तो हम पी लेंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ बदतमीजियाँ करेंगे, मुझे पता है ये बदतमीजी और एक सर्टन तरीके से बात करना ये पहले नहीं होता था। बिल्कुल। मेरी नानों के घर में कोई भी इंसान स्टाफ से बदतमीजी नहीं कर सकता था। मामा भी अगर डांट देती थी क्योंकि मामा का तेज़ है गुस्सा, तो नानो जाके फिर स्टाफ से पहले बात करती थी और उनको प्यार करके लाड करके मनाती थी। फिर मेरी अम्मी को जाके कहती थी कि गजली ऐसे नहीं बात करते, हाँ जी, हाय लग जाएगी, हाय लग जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं। उनको ये नहीं था कि वो हमारे लिए काम करते, तो नानों को ये होता था कि क्यों बददुआएं लेनी है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं बिल्कुल। और सलाम की बात की तो हम भी पार्क में, मेरी और मेरी फ्रेंड का ना, हम गुजरांवाला में जब पोस्टेड थे तो अस्सलाम वालेकुम और वो जवाब देते थे, क्योंकि हदीस है कि जिसे जानते और जिसे नहीं जानते सलाम करो और खाना खिलाओ। आप ये देखें कि मैं वॉक पे जाती थी, मैं सलाम करती थी, लोग जवाब नहीं देते थे। फिर कोई 2 हफ्ते गुजर गए वॉक करते हुए, तो 3-4 जैसे जो बुजुर्ग आंटी या लाइक कुछ ऐसी खवातीन और कुछ ऐसे जो ज़रा ज़्यादा एज के लोग थे, उन्होंने सलाम का जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन जो यंग जनरेशन थी, मजाल है व्यूअर्स की, कोई भी जवाब दे, बल्कि ऐसे मुझे देख के गुजरते थे कि जैसे मेरे सिर पे सींग निकले हुए हैं। खैर, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ नूर से जानेंगे कि वॉच किचन में क्या बना रही हैं, मैं भी सीखूंगी, और कुछ और भी बातचीत करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बदतमीजी नहीं, बदतमीजी के जो हमने विटनेस किए हैं। ये जो सलाम वाला इशू था, ये तो मुझे बहुत ही बॉदर किया। देखिए व्यूअर्स, एक दफ़ा आप किसी को सलाम करें, वो ना जवाब दे, दूसरी दफ़ा आप कहें तो आपको उसका समझ आ गई है कि आप सिर्फ सलाम ही कर रहे हैं। 10 दफ़ा आपको किसी ने सलाम किया, 15 दफ़ा किया, आप फिर भी नहीं सलाम कर रहे, तो आप तो मुझे जानते तक नहीं है, तो नाराज़गी किस चीज़ की। तो मैंने उनसे पूछा भी फारूक भाई से कि फारूक भाई क्या कहते हैं, जुगन यहाँ पे कोई नहीं सलाम करता। अच्छा, यानी कि अगर आप हाई सोसाइटी एरियाज में रहते हैं तो आप लोग सलाम नहीं करते। दुआ तो दुआ है, दुआ तुम पे वो आपका बैंक बैलेंस देख के तो नहीं लगती। लेकिन हम इस पे बात कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। और वीकेंड पे हम हमेशा कहते हैं कि किसी पॉजिटिव चीज़ को पकड़ के उसके बारे में सोचना चाहिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स और ऑफ कोर्स जुम्मा मुबारक फ्रॉम शेफ नूर एंड जुगन काजिम। जी शेफ नूर, किचन में पकौड़े बन रहे हैं। मैंने कहा मैं फौरन ही आ जाऊं क्योंकि बेसन है और सब्जी है, अनलेस आप कोई नई फनकारी करने लगी हैं। जी आज हम बना रहे हैं जी कड़ी चावल। कड़ी चावल जी। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि पहले जरा हम अपनी चीजें वगैरह चढ़ा देते हैं पकने के लिए, फिर उसके बाद बाकी चीजों को ये प्याज को लाइट ब्राउन किया है और इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के उसको सौते किया और मसाले डाल दें। हाँ जी, 2 चम्मच डाल दें नमक का। अच्छा, नमक ना व्यूअर्स कड़ी में अक्सर समझ नहीं आती और नमक बाद में ज़्यादा हो जाता है और कभी कम भी हो जाता है। हल्दी, हाँ जी 2 चम्मच भर के डालें। हल्दी तो भाई कड़ी में बड़े मजे की लगती है। अच्छा 3 डाल दें। क्यों 3 डाल दें? जो दिल चाहता है वो डलवाती जाती हैं। अच्छा, अब मैं हल्दी के साथ इतनी सी काली मिर्च डालने लगी हूँ क्योंकि काली मिर्च से हल्दी की अब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। बिल्कुल इतनी डाल दें कि उसकी अब्जॉर्प्शन हो जाए, जायके के लिए नहीं हमने डाला जी। और हमने डाला सूखा धनिया और लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच डालने भर के। सूखा धनिया, हाँ जी ठीक है। और 2 चम्मच डाल दें आप लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली हुई है बेसन में ग्राइंड किया जब। बिल्कुल ठीक, ये हाँ जी ये हमारे मसाले आ गए। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है? हमने ये दही, बेसन और सब्ज़ मिर्चों को हमने ग्राइंड किया हुआ है। ये क्या है? इसका मिक्सचर है। ओह, हाँ जी। अभी इसमें बेसन भी डला हुआ है जी, ऑलरेडी। बेसन भी हमने ग्राइंड कर लिया इसको, ताकि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ना ये मिक्स हो जाए। और अब ये हमने इसके अंदर नहीं, थोड़ा सा भून लें ताकि उसका मसाला हल्दी का ज़रा टेस्ट। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो मैं रेसिपी बोल दूँ? आप अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं, थोड़ा सा इसको भून के फिर मैं इसके अंदर, मैं एक्चुअली ये डालते हुए दिखाना चाह रही थी अपने रिव्यूअर्स को। अच्छा चलिए, मैं रेसिपी बाद में बोल जाती हूँ। पकौड़ों के वो मिक्सर को बना लेते हैं ताकि आप इस साइड पे पकौड़े। अभी आप कह रही हैं कि मैं इसको थोड़ी देर को थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा होने दें। और याद रखिएगा व्यूअर्स, बेसन डाल के ना अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वो पानी कम डाल देते हैं लोग, तो वो ना एक अजीब गुतावा सा बन जाता है। जी। तो उसका जो होता है ना राइट अमाउंट। अच्छा, ये दही आपने किस तरह से कौन सी डाली है? मुझे लग रहा है ये आपने अपनी घर की दही डाली है। जी, मैं 1 पैकेट घर का है और बाकी 2 पैकेट बाजार के हैं, लेकिन दही जो है वो खुला वाला दही है, पैकेट का दही नहीं है। बिल्कुल सही। अभी हमने मसाला कुक कर लिया। हाँ जी। और ये देखिए जी, अब ये हमने इसको इस तरह करके इसके अंदर डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करके फिर इसको और डालूंगी अंदर। ठीक है, अब आप इंग्रेडिएंट्स बताएं, फिर हम पकौड़े बनाना सिखाएंगे। ठीक है जी। दही चाहिए हमें 1 किलो, बेसन चाहिए हमें 2 कप, और मेजरिंग कप जो होते हैं ना ये वाले हमें 2 कप चाहिए। ठीक है जी। तेल हमें चाहिए 2 कप, लहसुन अदरक की पेस्ट 4 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हस्बे जायका भी डाल सकते हैं क्योंकि बाज़ लोग कम मिर्च खाते हैं, लेकिन कड़ी में जो है ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा, मतलब मज़े की कड़ी ज़रा करारी अच्छी लगती है। और नमक चाहिए हस्बे जायका, हल्दी चाहिए 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया आधा कप। और पकौड़ों के लिए चाहिए जी बेसन 3 कप, प्याज जो है वो 3 कप, आलू 2 कप, सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, अनारदाना 1.5 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, हरा धनिया आधा कप, नमक हस्बे जायका, और कुटी हुई सुर्ख मिर्च 2 खाने के चम्मच, तेल फ्राई के लिए और तड़के के लिए कड़ी पत्ता, सुर्ख मिर्च साबुत, सफ़ेद ज़ीरा और प्याज। सबसे पहले हमने प्याज को लाइट ब्राउन किया। लाइट ब्राउन करके इसमें हमने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के उसको सौते किया, और उसके बाद हमने सारे मसाले डाल के उसको भूना, और उसके बाद हमने दही, सब्ज़ मिर्च और बेसन और पानी उसको हमने ग्राइंड कर लिया। ठीक है जी, हमने ग्राइंड कर लिया, और उसके बाद हमने जब मसाला भुन गया तो मिक्सचर आपके सामने उन्होंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी और ना डाल दें इसमें, वो जरा कड़ी को थोड़ा सा उसको उबालने दें। उसके बाद में उसमें और पानी भी डाल अच्छा जी। पकौड़ों के लिए जी हमने बेसन लिया है और हमने ये सब्ज़ धनिया, सब्ज़ एक सेकंड ये जरा कलर देखें व्यूअर्स, ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया। अब ये हल्दी का भी कलर है, बेसन का भी कलर है, और जो आपने मसाला प्रॉपर भून के डाला है उसके बाद उसका भी कलर है। तो कड़ी का कलर ऐसा होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि कड़ी को वो हल्दी डाल के उसका कलर निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि ये कॉम्बिनेशन में आता है, और इसमें काफ़ी हद तक हिस्सा जो होता है वो जो आपने मसाला कुक किया होता है उसका कलर होता है। बिल्कुल ठीक है। और ये जी बेसन हमने डाल दिया, और प्याज इसमें बारीक कटा हुआ, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और बारीक आलू कटे हुए, और ये हमने डाला ज़ीरा और अजवाइन
और ये हमने डाल दिया जी सूखा धनिया, क्योंकि मैं ग्लव्स नहीं पहन के इसको मिक्स कर सकती क्योंकि मेरे हाथ 2-3 दफ़ा धोए हैं, तो आप इसकी परेशानी ना लीजिएगा। और आप ये भी देखें कि हाँ शेफ जी। नूर के नेल्स लंबे नहीं हैं, तो ये नहीं है कि शेफ नूर के नेल्स लॉन्ग है तो वो उसमें गंद। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैंने भी अपना हमेशा घर में ये सिस्टम रखा हुआ है कि मैं जब किचन में कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ और दूसरी चीज़ें भी कर रही होती हूँ, तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है। डोई दे दो। हाँ, डोई के साथ बनाएंगे हम। सो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि हाथ वॉश करूं और नेल ब्रश जो है ना मैंने 6-7 जगह पे घर में रखा हुआ है। जैसे मेरे बाथरूम के सिंक पे भी है, किचन जहाँ पे मैं कुक करती हूँ उधर के भी सिंक पे पड़ा हुआ है, सब बच्चों के कमरे में नेल ब्रश पड़ा हुआ है। क्यों होता पता क्या जानिए, नेल्स के अंदर चीजें आप देखिए, मेरा कभी आपने नेल अंदर से गंदा देखा है? नहीं, ये देखिए हमेशा पानी। तो जब आप हाथ वॉश करते हैं तो याद रखें कि अगर आपके नेल्स लंबे हैं तो आपको फिर कुछ हद तक जी स्क्रबिंग, वो तो जो कहते हैं कि स्क्रबिंग वॉशिंग अपनी जगह। मैं तो एंड पे ना लेमन के छिलका नहीं होता, उसमें थोड़ी सी शुगर डाल के ना उससे रब कर लेती हूँ जो हाथ गंदे होते हैं। शुगर स्क्रब बन जाता है बड़ा अच्छा सा होममेड। हाँ जी। अच्छा, तो ये पकौड़ों का मिक्सचर हम बना रहे हैं। बिल्कुल, और पकौड़ों में आपने सब्जियां डाली हुई हैं, जबकि ये मैं आपको ज़रूर बता दूं व्यूअर्स के सब्जियां बहुत से लोग नहीं भी डालते पकौड़े में, वो सिर्फ बेसन के बनाते हैं। सिर्फ बेसन। हाय हाय, एक तो ये चम्मच जो बार बार स्विमिंग कर रहा है ना इसके अंदर। दूसरा वाला दो, स्टील वाला। नहीं इट्स ओके, मैं कर लूँगी मैनेज, आप करें। तो पकोड़ों में अजवाइन ज़रूर डाला करें, क्योंकि ज़रा बाज़ लोगों को ये होता है कि पकोड़ों में थोड़ी सी मतलब खा के पेट में दर्द हो, तो अजवाइन इतनी अच्छी चीज़ है कि आपके पेट में कभी भी दर्द नहीं होगा, कभी भी। और रमज़ान में मैंने पकोड़े खाए और उसके अलावा भी रोज़े रखे। पकोड़े मैं रोज़ खाती हूँ लेकिन मेरे पेट में अल्हम्दुलिल्लाह कभी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि मैं अजवाइन ज़रूर यूज़ करती हूँ। आप हमारे पेट में दर्द कराती हैं। अजवाइन जो है वो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, और आप भी प्लीज़ अजवाइन जो है ना ज़रूर डाला करें पकोड़ों में, उससे ना हाजमा बहुत बेहतर हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है और इट बिकम्स ईजियर टू डाइजेस्ट थिंग्स। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ हम इसमें मुझे सिर्फ नमक और कुटी मिर्च आपने डाल के देना। अच्छा, मैंने आपको नमक और कुटी मिर्च डाल के देनी है। और काफ़ी है। हाँ जी, कुटी मिर्च डाल दें 2 भर के चम्मच। ये हाँ जी, धड़ा मिर्च। हाँ जी, धड़ा मिर्च। तो कितनी डालें? हरी मिर्चें भी ये ना करें ना करूँ। अच्छा, पहले एक चख ना लें। मिर्चें खिला के ना आपने हमारी बस कर देनी है। और एक बात प्लीज़ व्यूअर्स, थोड़ा मिर्चों का भी इस्तेमाल कम किया करें। अभी ब्रेक के बाद हमें ज़ैनब गोंदल ज्वाइन करेंगी तो बेशक आप उनसे भी पूछ लीजिएगा कि टू मच मिर्चों से आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स डिस्टर्ब होते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपका निज़ाम हज़म पूरा ख़राब हो जाता है। ये मैं अभी पढ़ रही थी कि कैंसर का कॉज भी बनता है सुर्ख मिर्च, टू मच मिर्च। हाँ जी। देखें कोई भी चीज़, देखिए आप हल्दी को भी यूज़ करें, लेकिन अगर आप हल्दी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते तो हैं काली मिर्च नहीं, टू मच हल्दी भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो आपके जिगर के ऊपर प्रेशर डालती है। तो जो लोग, जिस तरह मेरी एक दोस्त है वो उसके ना लिवर के टेस्ट बार बार बहुत अजीब से आ रहे थे, बार बार बड़े अजीब से आ रहे थे, और वो अपनी एक एक चीज़ बताए। उसने क्या किया कि सप्लीमेंट्स जैसे हम लेते हैं तो उसने कैप्सूल लेने शुरू कर दिए अपने हल्दी के, टर्मरिक के 6-6 कैप्सूल दिन के लेनी थी, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, और बीबी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब इतनी सी कैप्सूल में आधी चाय की चमची हुई, यानी कि तुम 3 फुल चम्मच हल्दी के दिन में अकेली जात खा रही हो। हमने इसमें अगर 2 चम्मच हल्दी डाली है तो व्यूअर्स आप क्वांटिटी देखेंगे कितनी ज्यादा है। सो द फैक्ट इज कि कोई वही चीज जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हाँ जी, वो नुकसान भी दे सकती है। अगर आप बीमार हैं, एंटीबायोटिक आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक को बार बार यूज करेंगे, हाँ जी, तो आपको एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं रहेगा और आपकी उल्टी जो है वो हालत और ख़राब होएगी। सो अच्छी भी चीज़ जो है, मैं एक ना नमक चेक करने के लिए हम एक पकौड़ा अंदर डाल रहे हैं। अब ये देखें ना, इसमें मैंने हाफ जग डाल दिया था पानी का जी, और अब इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने दें, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कितना और इसमें पानी डालना है। बस कड़ी का मतलब है कि आपने कड़ी को कड़ के पकाना है, काड़ के पकाना है। हाँ, बट वो लोग कहते हैं ना कि बस शुरू में जो पानी डाल दिया, ऊपर से जाएंगे तो वो कच्चे पानी का टेस्ट। अच्छा, कच्चा पानी क्या होता है? कच्चा पानी का टेस्ट क्या होता है? आप लोग जो शेफ लोग हैं ना, ऐसी टेक्निकलिटीज मारते हैं कि हमारे दिमाग उड़ जाते हैं मासूमों के। वो ना पानी जब अब जैसे कि कड़ी में अगर हम
कड़ी उतरने वाली है तो हमने उसको पानी डाल दिया, उसको ज़्यादा ना पका तो फिर वो जो है ना वो कच्चा पानी उसको कहते हैं कि कच्चा पानी है, उसका फ्लेवर आ जाता है बीच में। अच्छा समझ आ गई। तो मैं चेकिंग्स कर लूँ और ये हमने अपनी चूल्हे को लो पे ले गए, क्योंकि अगर उसको हमने ठंडा होने दिया तो वो बिल्कुल ही उसके अंदर सारे पकौड़ों के अंदर चला जाएगा, ऑयल चला जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे मैं एक प्लीज़ मशवरा आप सबको व्यूअर्स देना चाहूँगी, खाएं ज़रूर खाएं, एंजॉय करें पकौड़े, लेकिन 8 पकौड़े बनाते बनाते खाने के बाद फिर कड़ी चावल खाने बनते नहीं हैं, गलत बात है। हाँ। तो थोड़ा सा इजी हो जाए, मतलब मुझे पता है कि कोशिश जब कड़ी करें कि मस्टर्ड ऑयल में यूज़ करें। हाँ, मतलब, सरसों हाँ के जी। तेल में अगर आप कुक कर लें तो बेहतरीन। मेरे घर में तो ना मेरे हस्बैंड को थोड़ा इशू है वो हार्ट का, तो फिर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते मेरी जान हर बंदा आजकल सरसों के तेल की तरफ वापस जा रहा है। मुझे याद है हैं। पता भी नहीं चलता, एक दिन मैंने बिरयानी बनाई उसका भी नहीं पता चला कि मस्टर्ड ऑयल हमारे प्रोग्राम पे आते थे डॉक्टर अजमत मजीद, खैर इज़ अ वेरी फेमस न्यूट्रिशनिस्ट और अभी भी हमारी पीटीवी फैमिली का हिस्सा हैं, हम उनको ऑन ना तकलीफ देते रहते हैं। लेकिन उनसे मेरी जब बात हो रही थी ना तो कुछ साल पहले, तो उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि सरसों के तेल में जुगन सारा खाना बनाओ। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा सरसों का तेल इतना कहाँ से मिलेगा, इतनी इतनी शीशियाँ? कहते कोल्हू से जाओ, फ्रेश निकल आओ, तराई का निकलवाओ, ये करो वो करो। हर तरह के ऑयल हैं, हर तरह के ऑयल इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। तो और बात ये कि आप कोल्हू पे जाके स्पेसिफिक टू योर नीड्स भी निकलवा सकते हैं। अच्छा पकौड़े हम निकालेंगे किसमें, उसके लिए भी हम एक डिश निकाल लेते हैं। हाँ, इसके अंदर हम अपने पकौड़े निकालने शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स प्रॉपर तैयारी के साथ हाँ, तो अगर आप पकौड़े वगैरह खाते हैं सरसों के तेल में भी बने हुए हों तो फिर भी 10 पकौड़े नहीं बनते। नहीं 10 नहीं बनते हो, उतने खाएं जितनी आपको भूख है। और अगर आप पकौड़े ही एंजॉय कर रहे हैं तो देन कड़ी की तरफ मत जाएं, राइट? लेकिन कौन रहेगा? कोई नहीं रहता, कहना तो फिर भी बनता है ना। हाँ जी बिल्कुल बनता है, हमारा फर्ज है कि हम बताएं इनको। बिल्कुल, मुझे ये गाढ़ा लग रहा है काफ़ी, आप बताइए। पानी हाँ जी पानी डलेगा, हाँ जी पानी डलेगा डालना ताकि एक ही दफ़ा हम डाल दें और फिर डाल दें, ये फ़ौरन हो जाएगा। सारा डाल दें मेरा ख्याल हाँ है। हाँ मैं सारे डाल रही हूँ, सारे डाल रही हूँ, आराम से डाल रही हूँ। लेकिन अच्छा सलाम की आप बात करनी थी, मैं आपकी बात पे ज़रा बात बढ़ाती हूँ। यार हमें इतनी डांट पिटती थी अगर हम शेफ़ नूर जवाब नहीं देते थे सलाम का, और सबसे ज़्यादा तो इस बात पे डांट पिटती थी कि मतलब सलाम में पहल क्यों नहीं की, क्यों नहीं की, कि फ़लाँ आंटी ने पहले क्यों सलाम किया, आपकी आवाज़ क्यों नहीं आई सलाम देने की। अच्छा दूसरी बात, हमेशा आप जनाब करके हमसे बात करना। हम जब घर में तू तड़ा करते हैं ना फिर वो बच्चे तो भी आपको सीखते भी हैं पता है कि बच्चे भी तू तड़ा जी करते हैं। जी करते हैं बिल्कुल अब आप घर में जो खातून काम करती हैं उनका नाम क्या है? मकसूदा बीबी। मकसूदा बीबी। अच्छा मकसूदा जी जो हैं उनको आपकी बेटी क्या बुलाती है? मकसूदा बीबी। एग्जैक्टली, क्योंकि आप उनको मकसूदा बीबी बुलाती हैं। अगर आप मकसूदा मकसूदा कहती तो फिर आपके हस्बैंड भी मकसूदा कहते हैं और आपकी बेटी भी और मकसूदा उनकी जो अम्मी हैं वो मेरी बेटी को उन्होंने पाला भी हुआ, मेरी जेठानी की बेटी को भी, तो उसको हम कहते हैं हनीफा बीबी। हाँ जी ये हो गए, ये वाले जो हो गए ये हम निकाल लेते जो शुरू वाले थे। तो जो हमें सलाम नहीं ना करता था, पार्क में हम जाते थे हम उसको जान के करते थे सलाम, जब तक वो हमें जवाब नहीं, हमने भी 10 दफा उसी बंदे को जानू देखो, अस्सलाम वालेकुम। देखो छोटे किस एज पे? मैं आज से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। अच्छा चलो फिर ठीक है। हाँ क्योंकि मैं यही कहने लगी थी कि बचपन में तो आप इस तरह लोगों को टीज भी। आपको मैं एक बात बताऊँ कसम से, आप जरा आए मैं आपको दिखाती हूँ, आप एक सेकंड में वैसे इधर आ जाए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे कि हम वॉक कर रहे हैं व्यूअर्स, मैं सिर्फ वॉक वाली बात दिखाना चाहती हूँ। आप जैसे यहाँ खड़ी हुई हैं, मैं आपके, और ट्रैक कितना सा है। हाँ। अब यहाँ पे शेफ हैं और मैं गुजर रही हूँ, अब मैंने उनको वहाँ पे देख लिया कि मेरी तरफ चलती आ रही है, अब मैं यहाँ से आ रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लेकिन वो नहीं करेंगे। नहीं वो कोई नहीं करेगा सलाम, मतलब इतने करीब से अस्सलाम वालेकुम कोई जवाब नहीं, तो वालेकुम सलाम कहना चाहिए, मतलब इतने करीब से। ये नहीं है कि वो कोई बड़ी डिस्टेंस पे होते थे लोग और व्हाटएवर। मेरे ख्याल से हमें ब्रेक की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। पता है क्यों? क्योंकि एक लॉट तो पकौड़ों का तैयार हो गया जी बिल्कुल, तो बहुत से उम्मीदवार हैं हाँ जी सेट पे भी खाने वाले, जिनमें से एक मेरे लेफ्ट पे आके खड़े हो गए हैं। उनको हम दिखा नहीं सकते क्योंकि आप खौफज़दा हो जाएंगे व्यूअर्स ऐसे लोगों को देख के। आप बस हमारे लिए दुआ करें कि हम किन कंडीशंस में काम करते हैं। अब हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। तो यमी यमी पकौड़े भी तैयार हो गए हैं, ये निकाले थोड़ा सा के लिए। हाँ एक मिनट और इनको होने देंगे एंड देन हम नेक्स्ट लॉट की तरफ जाएंगे। कड़ी पकौड़े में बेसिकली तरद्दुद है पकौड़े का। हाँ जी, और वो भी एक एक्टिविटी है। मतलब आई टेल यू वन थिंग, मुझे फ्राइंग बहुत मजे की लगती है, मुझे आई एंजॉय फ्राइंग। और आपको पता फ्राइंग भी हर बंदा नहीं कर सकता। अगर आपके हाँ
कच्चे निकाल दिए आपने और क्या कहते हैं पकौड़े भी कच्चे हाँ, तो निकाल मैं दिए। कौन सा कोई आपसे पूछे बगैर कुछ करती हूँ? नहीं मैं नहीं बस आपकी मुझे बात नहीं करी वैसे नहीं नहीं आम मैं जनरल। नहीं मैं अपना कह रही हूँ कि मुझे शौक बहुत है फ्राइंग का, लेकिन मैं हर चीज पे सवाल करके ही हाँ करती हूँ जी, ये आपकी कि बड़ी निकाल अच्छी आदत लूँ कर लूँ, क्योंकि बात ये कि देखिए खाने की चीज चाहे 2 पकौड़े भी जाया हो, क्यों जाया हो? बिल्कुल नहीं, रिस्क है। रिस्क है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और व्यूअर्स, जिस किस्म की दुनिया में हम आजकल रह रहे हैं ना, और जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कसम से करोड़ों से लाखों से हम बेहतर हैं। आज़ाद मुल्क में सांस लेते हैं, इज्जत तमीज से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इंजॉय भी करते हैं जिंदगी को, काम भी करते हैं, सुख दुख साथ मिलके लोग जो हैं वो मतलब करते हैं। सो वी शुड बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुलनेस के नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब तो जुड़ने जुड़ाने का काम है वो आप खुद ही कर लीजिएगा। अभी मुझे पता है इन्होंने किलो चावल भी बनाने होंगे जी, यकीनन। तो हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ जाते हैं, ज़ैनब गोंदल से मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब इनको नहीं तंग करेंगे एंड तक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बाअदब बानसीब एंड द फैक्ट दैट देखिए बेसिक पोलाइटनेस और तमीज़ की चीज़ें हम लोगों को आनी चाहिए, और अगर हमें नहीं आती और हमने घरों में अपने नहीं सीखी तो फिर एक सर्टन एज और एक सर्टन स्टेज पे बहाना नहीं रहता कि घर से नहीं सीखा, तो हमें फिर अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। और व्यूअर्स, सेल्फ ग्रूमिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड भी ज़ैनब से बात करेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद हमें ज़ैनब गोंदल ने ज्वाइन किया है, जैसे कि आपसे वादा किया था, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनब, आज जिस चीज़ पे मैंने आपसे डिस्कशन करनी है वो है आटा जी, क्योंकि आजकल बड़े किस्म के आटे आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे थोड़ी कंफ्यूजन भी हो रही है कि भाई किसकी तरफ जाएं। हर बंदा वेट नहीं कम करना चाहता, कुछ लोग हेल्दी लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं कि भाई ना वजन बढ़े ना वजन कम हो, बिल्कुल ऐसे बैलेंस में हो। और अगर वेट गेन भी करना है तो क्या ऐसे कोई आटे हैं जो यूज़ कर सकते हैं? लेकिन इसकी तरफ आने से पहले जो हमने ये बात की कि बाअदब बानसीब, जैसे कि हम बात कर रहे थे भी बिल्कुल ही ब्रेक से पहले, आपने देखा होगा कि मैं और शेफ नूर को मैंने वो करके भी दिखाया कि मेरे बिल्कुल साथ इस तरह करके वो खड़ी हुई हैं और मैं उनके पास से गुजर रही हूँ और मैं सलाम करी, जवाब नहीं देते। हाँ, अच्छा जुगन आप, मैं आपको एक बात बताऊं, ज़िंदगी जो है ना ये इंसान को बड़े सबक सिखाती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो सबक प्यार से सीखने हैं, गुस्से से सीखने हैं या रुल के सीखने हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है। हर इंसान ने किसी ना किसी पॉइंट पे जाके जो है ना वो अदब, रिस्पेक्ट, जब तक आप नहीं सीखोगे आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। ये एक, मैं तो ये समझती हूँ कि आपने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है ना, कुछ भी आपने बड़ा अचीव करना है, आपके गोल्स बड़े हैं ना, आप सबसे ज़्यादा पोलाइट हो जाइए, आप सबसे मोहब्बत से प्यार से पेश आने लग जाइए। आप यकीन करें वो चीज़ आपको भी मिलनी शुरू हो जाती है। और मेरी ज़िंदगी का एक असूल है, मैं वो यहाँ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मुझे जो चीज़ चाहिए होती है ना, मैं वो लोगों को देना शुरू कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे चाहिए ना कि मैं खुश रहूं, मैं लोगों को खुश रखना शुरू कर देती हूँ। मुझे चाहिए कि मुझे इज्जत मिले, मैं लोगों को इज्जत देना शुरू कर देती हूँ। मुझे चाहिए कि मुझे पैसे मिले, फॉर एग्जांपल, मैं पैसे बांटना शुरू कर देती हूँ। ये नहीं मैं कह रही कि लाखों रुपए आप बांटें, आप अपनी हैसियत के मुताबिक 5 रुपये, 10 रुपये, 100, 1000, जितने आप चाहें आप कर सकते हैं। इज्जत सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिन्होंने आपको पैदा किया है, माँ बाप की सिर्फ इज्जत नहीं है, इज्जत हर उस इंसान की है जो आपके इर्द गिर्द है, चाहे वो आपसे छोटा है, बड़ा है। देखिए ना, जैसे कि कल जब थर्सडे को जब हमने प्रोग्राम को किया तो ये कहा कि भाई हमें एक अच्छा रोल मॉडल बनना है एज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए। रोल मॉडल तो सब पेरेंट्स होते हैं, लेकिन अच्छा रोल मॉडल बड़े कम पेरेंट्स बन पाते हैं, या एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं। लेकिन बच्चों को हुक्म दिया गया है कि जी माँ के पैरों की तरह जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, उफ तक नहीं कहना। ऐसे ही तो अगर बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है टू बी गुड, तो उतना ही प्रेशर माँ बाप पे होना चाहिए। तो मैंने आगाज ही ये 2 दिन की इसीलिए मैंने एक जर्नी रखी कि पहले हम बात करेंगे कि अपने आप को कैसे ठीक करना है। अपने आप को कर लिया ठीक एज पेरेंट्स। अब अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे के लिए भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देखिए बच्चा तो आप भी हैं, अपने माँ बाप की तो आप बच्ची हैं। अगर आज आप शादी करती हैं, आपके बच्चे होते हैं, तो आपकी वो फैमिली जरूर होगी, लेकिन आप भी तो अपनी माँ की आज भी बेटी हैं। एग्जैक्टली। तो सीनियर्स और बड़ों की रिस्पेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे बच्चे क्यों करेंगे मेरी? तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि आप जिस माहौल में जाते हो ना, आप वहाँ पे जाके बड़ा कुछ सीखते हो। मुझे पीटीवी पे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे साल अब हो गए हैं आते हुए, और मैंने यहाँ पर आकर मैं कहूँगी जितना कुछ मैंने आपसे सीखा है इस उसमें, कि मैं छोटी भी आई हूँ, अब मुझे भी उतनी ही प्यार, इज्जत और उससे पेश आती है,
कोई बहुत बड़ा सीनियर एक्टर भी आता है या कोई सीनियर हमारे आ जाते हैं, आप उनको जिस तरह से मिल रही होती हैं, जिस तरह से वो अदब और एक वो एलिमेंट आ रहा होता है ना, आप हो गए वो, अब देखिए ये सेगमेंट हाँ। अगर न्यूट्रिशन का हो रहा है Yes. तो ये सेगमेंट ज़ैनब गोंदल का है। Yes. मेरा जॉब है कनेक्ट करना और साथ में सपोर्ट में बात करना। मेरा ये पॉइंट नहीं है कि इस सेगमेंट में भी बात सारी मैं करूं, ज़ैनब डेकोरेशन पीस बैठी हुई है। दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल टू यू। फिर मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट को क्यों बुलाया प्रोग्राम पे? और अगर मैं सब सीखी हुई हूँ तो फिर मैं अकेली बैठ के प्रोग्राम कर लेती हूँ। इसी तरह चाहे कोई सीनियर आए, कोई जूनियर आए, कोई परचून की दुकान के ओनर आ जाए प्रोग्राम पे, True. वो अगर मेहमान है तो उनकी इज्जत सर आंखों पे। हमारे प्रोग्राम में 6 साल का बच्चा, 8 साल का, 10 साल का, हर एज के बच्चे आए, हम बच्चों से भी आप करके बात करते हैं ऐसे ही और है। उसी तरह रिस्पेक्ट देते हैं जिस तरह किसी अपनी बड़ी एज के गेस्ट को देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जब हम ये करेंगे तो हमारी आपस में भी एक रिस्पेक्ट का एज अ टीम रहेगा एलिमेंट। और वो बच्चा वो सीख के जाएगा अब वहां मुझे से। एक बात बताओ जी। ज़ैनब, कितने अरसे से आ रही हो, कभी आपने सुना हो कि हमारी टीम में अगर झगड़ा भी हुआ है तो कोई गाली गलोच हुई हो? बिल्कुल बात भी नहीं। हाथापाई पे गई हो? बिल्कुल नहीं। मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं, अक्सर ऊंच नीच हो जाती है। और लड़ाई भी अगर एक हुई है लाइन ना, नहीं क्रॉस तो वो होती। बड़ी तहजीब में रह के होती है। ये चीज कभी मैंने आज तक नहीं देखी। क्योंकि लड़ाई होना भी एक नॉर्मल हाँ, चीज है, बिल्कुल। मिसअंडरस्टैंडिंग 100 बातें, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अपने आप को रेगुलेट करना है, ट्रू, इमोशनल रेगुलेशन करनी है। ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। अब अगर हम रेगुलेशन की बात करें और आप मतलब हैं ही मेरे साथ, तो ये तो हमने बात कर ली कि तमीज़ के दायरे में हम लोगों में बिल्कुल, रहना है, बिल्कुल। लेकिन खाने में भी तो थोड़ी सी तमीज़ का अपनी मुजाहरा है। डाइट को कैसे तमीज में, डाइट को कैसे तमीज़ में क्या बात है, क्या खूबसूरत कनेक्शन है भी इस बात का। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि आप क्या आटा हमारा दुश्मन है? नहीं, आटा है क्या? आटा बेसिकली आटा हम किस चीज़ को बुलाते हैं? हम बेसिक ये कहेंगे कि पिसा हुआ ग्रेन। पिसा हुआ ग्रेन हम कह सकते हैं, या एक सिंपल आम अल्फाज में मैं ये कहूँगी कि जैसे पौधे लगे हुए होते हैं, दरख्त लगे हुए होते हैं, आपकी फसल लगी हुई होती है, ये एक फसल है या एक ये प्लांट है जिसके सीड को हम ग्राइंड करके अपनी बॉडी में हम एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो बीज किसी भी चीज़ का हो सकता है। किसी भी चीज़ का हो वो सकता है। बीज पहले जो मेन आटा होता था, जो सिर्फ Yes. जिसको आटा कहते थे, बाकी फिर अगर किसी और चीज का आटा बना होता था तो वो होता था व्हीट का आटा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। Right? अच्छा, अब इसमें डिफरेंसेस जो है ना वो मैं थोड़े थोड़े एक्सप्लेन ये करती हूँ कि आपने जब वो सीड को ग्राइंड किया है ना, बीज अब को, हाँ। बीज जो आपका है वो चाहे गंदम का है, चाहे जौ का है, जवार का है, चाहे जई का है, जो भी है, मकई का हो गया, बाजरे का हो गया, ओट्स हो चने गए, का हो गया, ओट्स हो बादाम गए, हो गए, बिल्कुल, खोपरा हो गया, खोपरे हो गए। आपने किसी भी चीज को इस्तेमाल करना है ना, आपकी बॉडी में वो इनटेक होना जरूरी है। चाहे आप वो पानी के साथ ले लो, चाहे आप वो पका के ले लो, चाहे आप वो सालन में डाल के ले लो, कैसे भी ले लो, सिर्फ वो एनर्जी आपको चाहिए। अच्छा, मैं एक एक करके टच अपॉन करना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक आटा है जिसको हम बचपन में यूज करते थे। हाँ जी, वो आटा मल्टीग्रेन आटा होता था, वो या चोकर वाला आटा? चोकर वाला आटा होगा, यानी कि उस वक्त व्यूअर्स ये नहीं कहा जाता था चोकर वाला आटा, सिंपल आटा। उस वक्त आटा होता ही चोकर समेत था। अब मसला क्या हो गया कि आटा या तो मैदे की फॉर्म में आ गया, यानी कि आटे को जब आप एक्स्ट्रा रिफाइन कर देते हैं, उसमें चोकर शोकर सब निकाल देते हैं, ऑलमोस्ट जो। अच्छा, आप इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका जो दाना होता है ना, जो वीट का, उसकी चंद लेयर्स हैं। क्या ठीक है? फर्स्ट लेयर आपकी जो आती है ना, जिसको हम उतारते हैं और बड़े शौक से हम कहते हैं जी चोकर वाला आटा, उसमें सिर्फ वो एडेड होती है, वो जो लेयर होती है ना ऊपर, सबसे ऊपर वाली ऊपर की लेयर, छाल, हाँ। ऊपर की जो होती है वो चोकर होती है, वो मैक्सिमम फाइबर का कंटेंट होती है। आपने वो रिमूव करते हो, आप उसके नीचे से वो जर्म निकलता है। जर्म जो है वो आपके लिए फिर भी थोड़ा फाइब्रस होता है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने उस जर्म को भी निकाल के सिर्फ उसके अंदर जो थोड़ा सा एक पोर्शन आ रहा था ना, उसको हमने ग्राइंड करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो है वाइट आटा। अब इसकी ज्यादा रिफाइन जब हम करते हैं तो वो मैदा बन जाता है, उसको और हम रिफाइन करते हैं तो उसी के अंदर से रिफाइन, अब उसी रिफाइंड में हम थोड़ी सी एक और चीज ऐड करते हैं तो वो हमारी सूजी की तरफ जानी शुरू हो जाती है। ये सिंपल चीजें जो है ना, ये आटे की ही वेरिएशंस हैं, लेकिन हमने उसका जर्म कब रिमूव करना है, किस तरह से करना है। अफसोस इस बात का होता है कि इसबगोल हाँ हर जी। बंदा इस्तेमाल कर रहा है, वेरियस किस्म की फाइबर वाली गोलियां, पाउडर हर बंदा खा रहा है कि यार कब्ज का बड़ा मसला हो गया। हाँ जी। आपको पता है व्यूअर्स, इन जनरल पाकिस्तान में कब्ज बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमने आटे में से चोकर निकाल दिया। ट्रू। अच्छा, अब आपने एक चीज निकाली,
आपको कब्ज हुआ, आपने अब एक डब्बे के अंदर कोई ऐसी चीज खानी शुरू कर दी, डब्बे से, जिसको हम इसबगोल कहते हैं या किसी भी किस्म का फाइबर कहते हैं, अब आपने वो खाना शुरू कर दिया कि यार मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो कॉमन सेंस की बात नहीं है कि आप आटा ही वो इस्तेमाल करें जो आपको कॉन्स्टिपेशन ना करे। बिल्कुल। तो फिर आपको एक्स्ट्रा चीजें लेने की, लोग कहते हैं अखराजात बढ़ गए, अखराजात नहीं बढ़े, हमने अच्छी भली चीज के 10 चीजें बना दी, एक चीज को लेके उसके अंदर से 10 चीजें निकाल ली और फिर उनको अलग-अलग बेचना शुरू कर दिया, और जो मेन चीज है उसे छोड़ दिया, मेन चीज है उसको छोड़ दिया। फिर हम वो 10 चीजें पूरी करते हैं अलग-अलग जगह से। यस, अखराजात इसलिए बढ़ते हैं, इसलिए नहीं बढ़ते कि हम वो चीज नहीं। अब एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आटे का कॉन्सेप्ट हमारे पास बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जी आटे की रोटी, आटे की रोटी। चंद साल पहले से हमने ये देखना शुरू किया कि बिल्कुल ही वो वाइट आटा हो गया। वाइट आटे के बाद अब तकरीबन 3, 4, 5 साल से लोगों को ये एक समझे वेरिएशन आई, एक सेंस आई। लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा जी हम मल्टीग्रेन आटे की तरफ चले जाते हैं, हम लोग ये आटा छोड़ देते हैं। इस आटे के फायदे और नुकसान क्या हो रहे थे, वाइट आटे की भी फिलहाल मैं बात कर रही हूँ। आपको डायबिटीज़ का हो जाना, वाइट आटा है। आपको बार बार भूख लगना, वाइट आटा है। आपकी जो एक सेटिस्फैक्शन है ना, बॉडी की सेटाइटी पूरी ना होना, वाइट आटा है। अब इसी के अंदर चोकर अगर आ जाए तो आपकी जो शुगर है उसे वाइट आटे से बेहतर कंट्रोल अब आप देखें कि अपनी बॉडी को खुद इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाया, yes. और फिर 25, 30 हज़ार रुपए के टीके महीने के लेना, हाँ जी, वो लगाना। अच्छा, वो एक, उसके अलावा कुछ ऐसे भी टीके हैं वेट लॉस के जो 2-2, 3-3 लाख के भी हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब आप टीके लगा रहे हैं वजन कम करने के लिए, जो बड़ा है इसलिए क्योंकि आप जी ऐसे ही है, बिल्कुल सही घूमते जाते हैं आप। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं डिफरेंट आटों का आपसे पूछूंगी। एक आटा जिसका मैंने जरूर पूछना है वो है चावल का आटा। अब चावल आप ऑलरेडी घर में खाते हैं तो फिर रोटी भी चावल के आटे की बनानी शुरू कर देंगे तो चावलों चावल हो जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि जो डिफरेंट आटों का सुनते हैं उनमें से कौन सा आटा जरूर इनकॉर्पोरेट करें और कौन से को अवॉइड करें। व्हाइट आटा तो हमने, या मैदा तो हमने कहा है कि हमें यूज ही नहीं करना चाहिए, मैदा और व्हाइट आटा, राइट। चोकर वाला आटा, होल ग्रेन आटा यूज करना चाहिए, या गेहूं का आटा, गेहूं का आटा, राइट। अब बाजरा भी है, मकई भी है, जौ भी है, चने भी हैं, ओट्स भी हैं, चावल भी हैं, ज्वार भी है, उसके अलावा बादाम का भी आटा बनता है, कोकोनट का भी आटा बनता है। तो इनमें से कौन सा एक्चुअली यूज करें, और अगर कॉम्बिनेशन बनानी है आटों की तो वो क्या बनाएं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जुम्मा मुबारक। और हमारे साथ है प्यारी सी ज़ैनब कोंदल। ज़ैनब, हम ब्रेक से पहले आटे पे बात कर रहे थे। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि अब आप 1 बाय 1 मैं नाम लेती जाऊंगी और आप बताती जाइएगा। गेहूं का आटा और मल्टीग्रेन आटे में क्या फ़र्क है? गेहूं जो है वो बेसिकली हमारा, जैसे हम वीट की बात कर रहे हैं उसी तरह से एक वीट ही होता है, मतलब आप समझो एक सीड ही होता है, लेकिन मल्टीग्रेन में डिफरेंट तरह के आटे आ जाते हैं। अच्छा, मल्टीग्रेन। जी, मल्टीग्रेन का मतलब है मल्टाए, जैसे हम कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो यानी कि गेहूं का आटा खाना है, हाँ, जिसके अंदर चोकर मिला हुआ है। यस, राइट, यस। मैदा हमने नहीं लेना, और सफेद आटा नहीं लेना। अच्छा, अब यहाँ पे अगला आ गया हमारा मल्टीग्रेन आटे से पहले, फिर दूसरे बाकियों को डिस्कस करके मल्टीग्रेन पे। बाजरा, वेरी नाइस। बाजरा तो चिड़िया खाती है। बाजरा चिड़िया क्यों खाती है? इंसानों के लिए वो भी। आपने इसको, अच्छा, बाजरे की सबसे मजे की बात आपको ये बताऊं, अगर आपको लगता है ना कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीकनेस का शिकार है, आपको मल्टी जो है ना वो खाने की जरूरत है जी, अपने विटामिन्स और चीजें, आप उनको सिर्फ एक दफा बाजरे की रोटी से रिप्लेस करके देखें और फिर रिजल्ट्स देखें। लेकिन किसी भी आटे के इस्तेमाल से पहले आपको एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देना चाहती हूँ, कोई भी आटा डे 1 पे 100% आपने यूज़ नहीं करना। अगर आपने पहले उसको कभी यूज़ नहीं किया तो आप उसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ को बढ़ाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, वीट है, गंदम का आटा है, हम गंदम के आटे को बचपन से इस्तेमाल करें, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में उसको यूज टू है। जब आप किसी और आटे पे स्विच करोगे, आपकी बॉडी को आइडिया होने में टाइम लगता है। आपने क्या करना है, आपने उसी आटे में से 10% वीट निकालना है, और कोई भी आटा, जौ है, जई है, बाजरा है, व्हाट्सएवर, आपने 10% ऐड कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी रेशो 50-50 कर लें,
और उसके बाद अगर आप 100% किसी और पे स्विच करना चाहते हैं, जैसे हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को कहते हैं कि वो जौ की रोटी पे स्विच कर जाए, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि आपने किसी भी चीज़ को देखना है ना कि इसकी कितनी कैलोरीज होंगी, हमारी बॉडी में जाके हमें मोटा करेगा नहीं करेगा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, सिंपल गूगल पे जाए, जाके उस चीज़ का नाम लिखे और आगे GI लिख दे। GI का मतलब है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आपने किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना है, अगर तो वो 50 से कम है, जितना कम है उतना आपके लिए बेहतरीन है, जितना ऊपर है उतना आपके लिए जो है ना वो ख़राब होता जाता है। जौ की अगर मैं बात करूं तो उसका 8.9 से लेके 9.5 तक आता है, यानी 10 से भी कम है, जिसको हम लो टू मॉडरेट कहते हैं। यानी आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर को बढ़ाने में बिल्कुल भी वो काम नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर मैं सिंपल आटा जो हमारा वीट है, क्यों हम इसके इतना अगेंस्ट शुगर पेशेंट्स के लिए हो गए, उसका रीज़न ये है कि हमारे वीट का GI जो आ रहा होता है वो तकरीबन आ रहा होता है 25 to 28, यानी 30 से कम, जिसको हम हाई टू मॉडरेट बोलते हैं। यानी आप एकदम खाओगे आपकी शुगर बढ़ेगी। आप जौ ले रहे हो वो उतनी ही नहीं बढ़ती, थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन जो आपके न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं जौ में, जई में, वो सारे लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट चीज़ों पे मंचन करते हैं कि ये खा लें, लेकिन जो आटे हैं स्पेसिफिकली हम उन पे फोकस नहीं करते। लोगों ने क्या किया है, मैं तो रोटी नहीं खाऊंगी, मैं तो वेट लॉस कर रही हूँ। भाई किसने कहा है वेट लॉस में आपने रोटी नहीं खानी? आपने सिर्फ रोटी को मैनेज करना है। एक रोटी की मैक्सिमम, अगर आप उस पर कोई घी शी नहीं लगा रहे, आपकी 6 इंचेस की वो रोटी है, तो उसमें तकरीबन 50 से 60 कैलोरीज होती हैं। और 50 से 60 कैलोरीज आर नथिंग। अगर हम एक नॉर्मल औरत की बात करें, उसने अगर वो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर रही है या हेल्दी है वो, तो उसकी तकरीबन 1800 से 2100 कैलोरीज डेली इनटेक उसकी होनी चाहिए। और एक मर्द की तकरीबन 3000 से 3500 कैलोरीज होनी चाहिए एक दिन में। अब 60 कैलोरी की रोटी आपको क्या ही कह रही है? हम क्या करते हैं, रोटी नहीं खानी रस खा लो, रोटी नहीं खानी बिस्किट्स खा लो, रोटी नहीं खानी जो है ना, मैं जो है ना मंच इन कर लेती हूँ केक रस पे किसी और चीज़ पे। आज तो मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने बड़ी अच्छी डाइट आपने रोटी नहीं खाई, लेकिन आपने मैदे से बनी हुई और ब्रेड खा ली। हाँ, आपने मैदे से बनी हुई, आपने केक रस भी मैदे से, हर चीज़ ही मैदे से बनती है जी। बेकरी आइटम्स तो व्यूअर्स आप ये देखें कि जब इंसान को डायबिटीज़ हो बेकरी आइटम्स छोड़ते हैं, जब इंसान को हाई ब्लड प्रेशर हो बेकरी आइटम छोड़ दें, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए बेकरी आइटम छोड़ दें। तो बेकरी आइटम हर डॉक्टर आपको मना कर रहा है लेने से, लेकिन बेकरी आइटम्स ही आप सर्व करते हैं अपने घरों में और बेकरी आइटम्स पे ही आपकी ज़िंदगी शुरू और ख़त्म होती है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आती थी और वो आके ये कहती थी कि मैं बिस्किट्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसका PCOS हमसे मैनेज होता ही नहीं था। इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो दिन के 20 बिस्किट खा जाती थी। रोटी नहीं खानी लेकिन बिस्किट मैंने खाने। फिर हमने उसको समझाया काउंसलिंग, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। फाइनली मैंने उसको ना एक बिस्किट घर पे बनाने का तरीका बताया। मैंने कहा तुम ऐसा करो, घर पे या तो आटा ले लो या सूजी ले लो, उसी के अंदर तुम सारे नट्स डालो, सारे सीड्स डालो, चीनी की जगह पे तुम उसमें किशमिश, खजूर या अपना जो है ना गुड़ डाल लो, ताकि तुम्हारी बॉडी में कोई आयरन भी आए, तुम्हारी बॉडी में कोई नट्स की एनर्जी आए, और तुम आटा या अगर सूजी लोगे तो कोई ताकत भी तुम्हें मिले। जो हम ये सादे बिस्किट्स ले रहे होते हैं ना, आप इसी की जगह अगर आप मैदा अवॉइड कर रहे हैं तो आपको आटे की जगह एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है आलमंड फ्लोर, हाँ, बादाम का आटा या फिर कोकोनट फ्लावर। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको मैदे की जगह यूज़ करनी। और आप देखें कि कीटो डाइट में लोग ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की तरफ जाते हैं। आप स्प्लेंडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेन अगर इशू ये है कि मैदा नहीं छोड़ा जा रहा क्योंकि आपको उस किस्म की चीज़ों की आदत है, तो वो आप बना भी सकते हैं घर पे। बिल्कुल। अच्छा, मज़े की बात कोकोनट से मुझे याद आई। हाँ, कोकोनट से मज़े की बात है, मेरी एक पेशेंट थी, वो कहती थी कि मैं इतना लो फील करती हूँ कि मेरी एनर्जी कभी पूरी नहीं होती। उसकी डाइट में हमने जुगनापी क्या ऐड किया कि कोकोनट दिया हमने उसको थोड़ा, उसके अंदर हमने उसके देसी घी ऐड करा के ना, बाकी नट्स के साथ हमने उसके छोटे छोटे ना, इतने जैसे हमारे चूरोस जैसे होते हैं, वो हमने उसके बनवाए और वो डेली बेसिस पे उसने खाने शुरू किया। आप यकीन करें उसकी बॉडी की एनर्जी सिर्फ इन नट्स, सीड्स, कोकोनट बड़ा एनर्जी और पावरफुल आपके लिए होता है। साथ देसी घी आ गया, ओमेगा 3 आ गया आपके लिए बेहतरीन, उसकी स्किन बड़ी अच्छी हो गई उससे। उसी वही तो बात है ना कि व्यूअर्स, एक तो बात ये है कि जब हम अपना बॉडी का बेड़ा गर्क करते हैं, चाहे वेट गेन करके करें या स्किन ख़राब हो जाए, व्हाटएवर, तो वो एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर हम ये चीज़ें करके अपनी बर्बादी फेरते हैं। यस, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। ट्रू। अगर हम वो चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो फिर
रिजल्ट्स कैसे आएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर फिर आप दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें लेके अपने आप को मॉडिफाई करें, मेरा पॉइंट ये है कि व्यूअर्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। अगर हम बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं तो खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं कहते? आप प्रिवेंटिव, एंटी एजिंग, न्यूट्रिशियस डाइट की तरफ जाएं तो आपको बाद में ना तो एंटी एजिंग सर्जरियों की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, आटा बुरा नहीं है, What a beautiful उसको message. इस्तेमाल करने का तरीका गलत है। ब्यूटीफुल मैसेज। आटा गलत नहीं है। Yes. अब चावल के आटे का मुझे सिर्फ बता दो, क्योंकि इन सब में मुझे चावल के आटे की सेंस नहीं समझ आ रही। अच्छा, चावल का आटा बहुत सारे इतना लोगों चावल ने, वैसे पाकिस्तान में लोग खाते हैं। जो अगर आप सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हमारा एक वो है, वो गंदम है, गंदम के बाद चावल है। पूरी दुनिया में चावल के बाद जाके जौ आता है। चावल का आटा इस्तेमाल करने की रीजन तब आई जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ ग्लूटेन का। अब ग्लूटेन क्या है? आपकी जो ये है आटा आता है, वीट आता है, उसके अंदर जो वो एक चिपचिपाहट होती है ना, जो लेस जिसको हम कहते हैं, वो बनती है, वो बेसिकली ग्लूटेन है। अब ग्लूटेन फ्री डाइट्स लोगों ने जब लेनी शुरू की तो उसमें उन्होंने चावलों का आटा डाल दिया। लेकिन वही आप वाली बात कि इसकी कोई सेंस नहीं बनती। आप अगर चावल इटसेल्फ ले रहे हो तो चावल का आटा नहीं बनता। लेकिन लोग क्या करते हैं, बच्चों को दूध में डाल के चावल का आटा दे रहे होते हैं। लोग बच्चों को जो है वो आप समझो कि स्टार्ट ही सिर्फ और सिर्फ चावल का आटा। मेरे पास एक बच्ची आती थी, उसने बताया कि मैंने आज तक सिर्फ या चावल खाया या चावल का आटा खाया। उसकी माँ ने कभी उसका टेस्ट ही नहीं कराया कि उसको ग्लूटेन से एलर्जी है या नहीं, बस सुना और फॉलो कर दिया। नीम हकीम, यस, फाइनली वो क्या मल्टीग्रेन आटा है जो आप रेकमेंड करती हैं? क्या क्या चीजें? देखिए, हर मल्टीग्रेन आटा खरीदने के लिए जाओगे, सॉरी मैं होल व्हीट आटे की बात करी थी, जो मैं बार बार मल्टीग्रेन हाँ। होल व्हीट आटा जिसको हम गेनू का आटा भी कहते हैं। अब मल्टीग्रेन आटा आप अब बताएं कि किस कॉम्बिनेशन से बनाना चाहिए। आप ये चीजें देखिए, बेसन यानी कि चने का आटा मार्केट से आराम से मिल जाता है। आप ओट्स लें, उनको ग्राइंड कर लें, आपका आटा बन गया। अच्छा, चावल का आटा बना बनाया मिलता है, ज्वार का आटा भी आपको बना हुआ है, जौ का आटा, मतलब मकई का आटा, बाजरे का आटा, ये सब चीज़ों के आटे आपको बने बनाए मिल जाते हैं। आपने सिर्फ कंबाइन करने। क्या कॉम्बिनेशन? एक तो ये कि कोशिश करें कि ग्राइंड भी खुद ही करा लें, नहीं करा सकते तो ग्राइंड हुए हुआ है सारी के पास जाएं, वो कर ले लें। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन जो एक हेल्दी इंसान है उसको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, उसको कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है, वो खाना चाहता है, वो क्या करे? काले चनों का आटा, मूंगी की दाल का आटा, उसके साथ ये जो है जौ आपकी आ गई, इसके साथ अगर आप चाहो तो बाजरा थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बाजरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने बाकी सारे आटे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए तो 50% आपका वीट होगा, बाकी 50% आपका बाकी सारी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंग जो है ना आटा ख़रीदा करें, क्योंकि उसके ग्राइंड होने के बाद अगर वो बहुत देर तक पड़ा रहता है ना तो उसकी अफादियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। कोशिश करें कि आपका जो ग्राइंड हुआ हुआ आटा है वो आप 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसके न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो उस तरह से नहीं रह जाते। अब आपने करना क्या है, 50% आपने वीट ले लिया, बाकी 50% में आपने 10% जो है वो आप चने ले लो, 10% मूंगी ले लो, 10% जो है आप जौ ले लो। अच्छा, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब आपने ये करना है ना तो आप शुरू इसी तरह करें जिस तरह इन्होंने शुरू में कहा था कि 90% रेगुलर आटा और 10% आपने एक किस्म का आटा डाला। जैसे बच्चों को नहीं इंट्रोड्यूस कराते नई चीज़, 1 हफ्ता आपने वो किया, कोई इशू नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट वीक आपने उसके अंदर से 10% निकाल के 10% आपने दूसरा वाला आटा डाल दिया, ठीक है। अब जैसे कि आपने ओट्स का आटा डाला, मतलब, और आहिस्ता आहिस्ता करके आप एक एक नया आटा इंट्रोड्यूस करा के उसकी कॉम्बिनेशन बना। और 2 चीज़ें और आपने इसमें ऐड करनी है, जो लाजमी करनी है। एक, आपने इसमें अश्वगंधा ज़रूर ऐड करना है, दूसरा आपने इसमें मोरिंगा ज़रूर ऐड करना है। उनके रीज़न ये हैं कि लोगों को कड़वी चीज़ें हैं, दोनों कड़वी चीज़ें 1 चम्मच से शुरू कर लें। जैसे आपका आटा है, फॉर एग्जांपल इतना आपने वो आटा लिया, 5 किलो आटा है फॉर एग्जांपल, उसमें 5 किलो में अगर 1 चम्मच आपका मोरिंगा और 1 चम्मच आपका अश्वगंधा जाएगा तो विच इज़ क्वाइट नथिंग, उसका टेस्ट नहीं पता चलेगा, क्वाइट नथिंग। लेकिन देना क्यों है? आपके बच्चों में जो न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं ना उसको पूरा करने के लिए आपने मोरिंगा, हड्डियां अपनी और बच्चों की मजबूत करने के लिए, उनके हार्मोन्स को ठीक करने के लिए अश्वगंधा ज़रूर 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 ऐड करें। और मल्टीग्रेन आटा एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, अपने आप को ताकत में रखना चाहते हैं तो मल्टीग्रेन आटा इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि प्रोटीन सोर्सेज बाहर से लोगों से पूरे नहीं हो रहे, तो चने आपने ले लिए, दाल ले ली, वो आपके प्रोटीन सोर्सेज पूरे आप कर रहे हो।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू। व्यूअर्स, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमें एक बड़ी ही ब्रिलियंट और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी ज्वाइन करेंगे। 25 साल से ज़्यादा आप एक प्राइवेट चैनल पे क्रिमिनल शो कर रहे हैं, क्राइम शो, और बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़ी कूल पर्सनालिटी, हमारे सीनियर भी हैं, एंड उसके साथ साथ आगाज़ उन्होंने अपने करियर का मतलब रेडियो पाकिस्तान के साथ भी किया, PTV के साथ भी आपकी बड़ी एफिलिएशन रही, तो उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारी हॉट सीट में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड एंड वेल रिगार्डेड पर्सनालिटी हैं। अब मैं उनको कोई भी एक चीज़ इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मीडिया में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशंस की हैं, अगर मैं कहूँ कि वो अनलिमिटेड हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। एज एन एक्टर, एज एन एंकर, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, माशाल्लाह 25 साल से आप एक प्राइवेट चैनल पे एक क्राइम बेस्ड शो होस्ट कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, उस स्पेसिफिक चीज़ की बात करने का रीज़न इसलिए है कि देखिए, शोज़ तो लोग बहुत से कर लेते हैं, लेकिन 25 साल लगातार एक ही इदारे में एक शो को करने का मतलब है कि आपकी रेटिंग भी बहुत है, आप बहुत वेल लव्ड भी हैं, और यू आर अ वेरी इन डिमांड पर्सन। तो आज हमारे साथ मेरे लिए ऑफ कोर्स एक बहुत मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको अगर हम आइकॉन कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। कल भी हम रोल मॉडल्स की बात कर रहे थे, तो एंकर्स के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल हमारे साथ हैं सैयद अली रज़ा नकवी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक सर, आपकी तो आवाज़ सुन के हम वैसे ही ज़रा ही हो जाते ना, क्योंकि ये आवाज़ आपको पता है इसने हर दिल पे राज किया है और डिफरेंट जनरेशन्स के दिलों पे राज किया है, माशाल्लाह। ये सब करम है उस बारी ताला का कि जिसने ये नेमतें, ये बरकतें, रिस्क रोज़ी, इज़्ज़त, आबरू, नामूस, इफ्तिखार, सब कुछ उसने अता कर दिया। बेशक बेशक। सर, मैं ना शुरू से शुरू करना चाहूँगी क्योंकि सब आपको ऑब्वियसली आपको इख्तियार है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से गुफ्तगू शुरू कीजिए और मैं आपके कठेरे में मौजूद हूँ। आप जो कहेंगी मैं वो जवाब दूँगा। कटेरा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आपका घर है जिसमें हम लोग टेम्पररी आए हुए हैं। एक्चुअली तो ये आपका घर है। सलामत रहिए, आप जीते रहें, अल्लाह आपको और इज़्ज़त अता फरमाए। तो सर, PTV कराची सेंटर तो हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन एक डिससेटिस्फैक्ट्री इस तरह से थी कि आपको पता है कि ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन में टाइम बड़ा कम मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इतना लिमिटेड टाइम होता है कि मेरी उस दिन इतनी ख्वाहिशात थी और एहसन के भी इतने सवाल थे कि सच्ची बात है, हमने तो आपको एक सेगमेंट बैठाना था, पता नहीं कितना हमने आपको बिठा के आपको तंग भी बहुत किया। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लाहौर जैसे ही आऊँगा आप प्रोग्राम पे मैं आपसे रब्ता करूँगा। और आप आए प्रोग्राम पे सर, सलूट। सलामत सलामत रहें। अब आते हैं शुरुआत पे। सर, आपकी मीडिया की जर्नी कहाँ से शुरू होती है? क्योंकि आपको हमेशा हम देख रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से कहानी शुरू हुई? पाकिस्तान टेलीविज़न से, कराची सेंटर से अच्छा। ये सब शुरू हुआ। उससे पहले मैं था रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स, वो भी हमारे ही हैं, रेडियो और ठीक PTV है। बहन भाई। लेकिन जुगन, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, जिस वक्त हम रेडियो पाकिस्तान में थे, जब मैं एंटर हुआ था पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान के तारीख का सबसे कम उम्र अनाउंसर था। मेरी एज थी मेरे ख्याल कोई 16.5 साल, मैं अनाउंसर हो गया था। हाउ? ये 16.5 साल, मुझे ये नहीं पता और था। सर, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, देखिए आप भी प्राइवेट चैनल के साथ जैसे प्राइवेट चैनल में मिल जाते हैं लोगों को चांस, PTV पे तो मतलब दुनिया के साथ जो मतलब CSS की भी अम्मा है घुसना into बिल्कुल PTV। ऐसा ही है। उस वक्त में, अब तो मामलात बड़े डिफरेंट हो गए, बट उस वक्त इट वाज इम्पॉसिबल। बड़े उम्मीदवार थे। मैं हैरान कुन बात बताना चाहता हूँ। जी सर। रेडियो पाकिस्तान में, रेडियो पाकिस्तान के गेट से क्रॉस करके उस तरफ जाने के लिए एक बड़ा बड़ा वक्त लगता था। बिल्कुल। ठीक है, आज टेलीविज़न पर बहुत प्राइवेट चैनल्स चल रहे हैं, आप देखें, जो चाहता है वो बोले चला जा रहा है, ऑल फॉल अंडशंड, जो उसकी मर्जी आ रही है वो बोल रहा है।
कोई ये पूछने वाला नहीं है कि अरे मियाँ तुम क्या बात कर रहे हो, किस तरह गुफ्तगू कर रहे हो। कीमा नहीं, कीमा नहीं होता, कीमा नहीं होता, कीमा होता है ना। कहती तो मैं भी गलत हूँ। सुनिए ना, हकीकत नहीं है। देखिए मैं अपने गिरबान में पहले झांकूंगी, कहती तो मैं भी हूँ। देखिए ना, लोग कहते हैं हकीकत में ये, अच्छा माफ़ कीजिएगा, आदमी की जो तलफ़ुज़ है ना, अदायगी जो है, उससे ख़ानदानों का पता चलता है। बिल्कुल सही। ठीक है, आज प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले बच्चे रहते थे अपने बुज़ुर्गों के साथ, चचाओं के साथ, दादी के साथ, दादा के साथ। उस वक्त वो बार बार बात पे टोकते थे कि ये बुरी बात, इस तरह नहीं खड़े होते, इस तरह नहीं बोलते, महफिल में इस तरह बात नहीं करते। आज वालिदैन ने बच्चों के हाथ में गैजेट दे दिया है, मोबाइल। ये बच्चे की कुल कायनात है। और सर 2-3 माह का बच्चा जिसकी अभी आंखें नहीं सेट वो होती, स्क्रॉल कर रहा है। नहीं, 2-3 माह का बच्चा, उसके सामने माएँ लगा देती हैं कि रोएगा नहीं। ओ भाई 2-3 माह के बच्चा तो अभी माँ की भी शक्ल सही तरह से नहीं देख पाता, उसकी विजन नहीं क्या डेवलप। अच्छी बात की आपने, वाह। आपने उसके सामने स्क्रीन रख दी तो स्क्रीन माँ बन गई ना। तो रेडियो पाकिस्तान से हमारा आगाज़ हुआ। अच्छा, जब मैं रेडियो पाकिस्तान में, ये बड़ी हैरान कुन मैं बात वही तो जानना चाहती हूँ, वो दहलीज कैसे क्रॉस हुई। मैं बताता हूँ। जब मैं रेडियो पाकिस्तान में एज ए अनाउंसर हो गया तो बड़े बड़े लोग थे जिनसे मैंने सीखा है। ओके। तलत हुसैन साहब, क्या अल्लाह नाम जन्नत ले लिया नसीब आपने। करे, उनकी वालिदा थी, ठीक है, वो अनाउंसर थी पुरानी। वाह, तलत हुसैन साहब की वालिदा अनाउंसर थी, आपने उनसे सीखा। मैंने उनसे सीखा है। तो शकील अहमद साहब से भी मैंने सीखा। मैंने उन लोगों के दरमियान अपनी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया कि मुझे ये नहीं पता था कि ये फैज़ अहमद फैज़ साहब बैठे हैं, ये जोश मली आबादी बैठे हैं, मुझे नहीं पता था, खुदा की कसम मैं नहीं लेकिन जानता आपका था। उठना बैठना इन लोगों के साथ था जी। इतनी छोटी उम्र पे। ग्रोनिंग ऐसी हुई हमारी फिर। तो लेकिन सर आपकी तरबियत को बहुत ज़्यादा आपके पेरेंट्स को इस चीज़ का बड़ा क्रेडिट जाता है, आपकी फैमिली को। देखिए 16 साल का बच्चा नॉर्मली ऐसे लोगों में नहीं उठ बैठ जी, उठ बैठ जी, पाता बिल्कुल। और नॉर्मली किनारा कशी कर लेते हैं। तो आप में अगर कॉन्फिडेंस भी था तो दैट कम्स फ्रॉम फैमिली। अच्छा, मेरे ऊपर मेरे अब्बा बहुत हंसते थे, हंसते थे? हंसते थे। हाउ कम? अबे, मुझसे कहते थे, अबे क्या नौटंकियों के काम शुरू कर दिया तूने। मेरे साथ भी यही हुआ है, अल्फाज कुछ डिफरेंट थे क्योंकि और बड़े बुरे थे वो जो मेरे लिए चचा, मेरे चचा जज थे, मेरे वालिद एडवोकेट थे। अच्छा देखिए, वो दौर पता है कौन सा था? उस वक्त फिल्म, टेलीविज़न या रेडियो को अच्छा नहीं समझा जाता था। बिल्कुल सही। ठीक है, पढ़े लिखे लोग ताने देते थे, अबे तुम जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम, रेडियो पाकिस्तान में तुम बोल बोल के कमा रहे हो, ये कोई नौकरी है? कोई नौकरी करूं, नौकरी। सर मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है। देखें, अगर हाउ डू आई पुट दिस, अगर इंसान को बोलने से पैसे मिल रहे हैं तो क्या ये अमेजिंग चीज़ नहीं है? नहीं तो इसको मायूब क्यों कंसीडर उसकी किया वजह जाए? सुन लीजिए, आज भी आप माशाल्लाह इस नहज पर हैं कि लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसके बावजूद आपसे अगर कोई पूछेगा ना आप क्या करती हैं, आप कहेंगे जी मैं होस्ट हूँ, टेलीविज़न पर काम करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा क्या इसके अलावा क्या करती हैं? बिल्कुल। लोग इस काम को काम नहीं समझते आज भी। सर मैंने भी 20 साल अपने ज़िंदगी जी, के दे जी, दिए जी। हैं इस मतलब ऑलमोस्ट 20 इयर्स टू दिस इदारा, एंड अदरवाइज मैं भी मतलब जब से होश संभाले हैं तब से ही काम कर रही हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह। लेकिन वही वाली बात है ना, आई एग्री विथ यू 100%। हमारे काम को काम का काम नहीं समझा जाता। तो सर फिर रेडियो पाकिस्तान से जर्नी कहाँ पे आपको लेके गई? रेडियो पाकिस्तान से शुरू हो गया, फिर उसके बाद ऑडियो कैसेट्स का दौर बहुत था, वो बड़ा दौर था ऑडियो कैसेट्स का। तो मैंने तकरीबन को 350-400 ऑडियो कैसेट्स किए हैं एज ए नरेटर, और उनको कंपाइल करते थे गानों के साथ। वाओ। जी, वो पाकिस्तान के जितने भी गुलकार हैं उनके गाने, इंडिया के जितने भी गुलकार हैं उनके गाने,
उन सब गानों के बीच में नरेशन हमारी होती थी, मैं नरेट करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुदाए बुज़ुर्ग बरतर का बड़ा करम एहसान है कि मेरी कैसेट्स, ऑडियो मेरी कैसेट लाख लाख डेढ़ लाख बिकती थी तो मुझे पैसे मिलते थे। लाख डेढ़ लाख कैसेट्स, क्योंकि जो कैसेट्स कंपनी थी, प्राइवेट कंपनियां थी, वो बेचती थी। उनके पास रिपीट ऑर्डर्स जब आते थे पूरे पाकिस्तान से, तो फिर पता चलता था कि अब जी 1 लाख कैसेट बिक गई है, 1.5 लाख बिकी है। सबसे ज़्यादा कैसेट्स बिकी हमारी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के जब इंतकाल हुआ तो मैंने उसके ऊपर एक ऑडियो कैसेट किया था, उसका नाम था आह नुसरत फ़तेह अली ख़ान। आह नुसरत फ़तेह अली ख़ान, इस नाम से, इस टाइटल से सही। वो। और अभी भी लिसनर्स के पास अक्सर मुझे मिलते हैं, लोग बताते हैं कि वो कैसेट अभी भी है हमारे पास, वो फला चीज़ है। क्या बात है। वहीद मुराद साहब का इंतकाल हुआ था 83 में। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए 83 के इनके इंतकाल के चौथे दिन 43 इयर्स अगो। प्यारे वहीद के नाम से रिलीज़ हुआ था एक ऑडियो कैसेट, आज भी नेट पर मौजूद है। मैं वही कहने लगी थी कि क्या ऑनलाइन जाके लोग आपके नाम से अगर सर्च करें तो मिल जाएगा यूट्यूब आप पे? अभी कर लीजिए, तो आप मिल लिखिए जाएगा। अली रज़ा CMW और आप ये देखिए कि व्यूअर्स, मैं आपको भी इनकरेज करूंगी कि जैसे मैं कर रही हूँ सर्च, आप भी करें और जी। जाके सुने। व्यूअर्स, आप लोग हमेशा कहते हैं कि जी पहले जैसा काम नहीं होता, उन वक्तों की जो आवाज़ें थी, जो तलफ़्फ़ुज़ था, ये सारा कुछ था, तो फिर जाएं और सुने ना। मेरा पॉइंट ये है कि अगर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है तो देन, बट वही वाली बात है ना सर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जी। तो मोर तो बहुत पहले नाचा था और सबने देख लिया। अब क्योंकि ऑडियो वाला वो है नहीं, बट सर मैं डेफिनेटली इसको सर्च करना चाहूँगी। हम आप सिर्फ लिखिए अली रज़ा CMW। CMW। लो जी व्यूअर्स, आ गया। आप अगर जाके सब्सक्राइब कर देते हैं इसको तो आपके लिए व्यूअर्स बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप अली रज़ा CMW लिखें और जाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें और साथ में जाके देखें ख़जाना है इस ये वाला यूट्यूब चैनल तो मैं सब्सक्राइब भी करती हूँ और फॉलो भी करती हूँ। 1000 एपिसोड से ज़्यादा और पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे ना व्यूअर्स, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मजीद आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी सर से रिलेटेड। अच्छा सर, ये अब रेडियो भी चल रहा है और ये कैसेट्स भी बन रही हैं, उधर से फिर हम कहाँ जा रहे हैं? टेलीविज़न। टेलीविज़न। मैंने कहा हो नहीं सकता कि रेडियो के मैं- इतने बड़े स्टार को टेलीविज़न ना कहे। मैं एक राज आज खोलता हूँ अपनी ज़िंदगी का। मैं रेडियो पाकिस्तान में अनाउंसर होने के बाद भी मैं पढ़ रहा था, मैं चाहता था कि मैं CSS हो करके CSS ऑफिसर बन जाऊँ। बिल्कुल ठीक है, हमें मिल गए कासिम जलाली साहब एक तकरीब में। सही। कह रहे अरे मियाँ तुम कहाँ हो, इतने देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा जलाली भाई खैरियत, क्या हुआ? मैं छोटा था बहुत। मैंने कहा जलाली भाई खैरियत, तुम फटाफट आओ मेरे पास, मैं एक ड्रामा सीरियल कर रहा हूँ, तुम्हें बड़ा अच्छा रोल दूंगा मैं। मैंने कहा जी अच्छा। मैं चला गया अगले दिन, शौक़ तो आपको पता है ना, फिर दीवाना कर देता है आदमी को। मैं चला गया, उन्होंने मुझे एक रोल दिया, एक स्क्रिप्ट मेरे हाथ में दिया। धुआं? नहीं, ये धुआं नहीं था, वो कोई और सीरियल था कासिम जलाली साहब का। कासिम जलाली साहब का। ठीक है, बिल्कुल सही। अब एक बात सुनिए, वो स्क्रिप्ट मैंने जो उनके हाथ से लिया है, वो स्क्रिप्ट कम वक्त आज भी मेरे हाथ में ही है। CSS वगैरह सब अलग हो गया, सारे काम जुदा हो गए, हम रह गए टेलीविज़न के अदाकार बनने में। माशाल्लाह, मैं कहूँगी माशाल्लाह, माशाल्लाह। बिकॉज सर देखें, अल्टीमेटली आप उन लकी फ्यू में से हैं जिनका पैशन उनका प्रोफेशन बन गया। ये अल्लाह की इनायत है। अल्लाह का बड़ा करम है और सर आपकी मेहनत है। और सिर्फ आपने मेहनत नहीं की, आप बहुत से लोग अपने साथ आगे लेके चले हैं और उनकी दुआएं हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ सर आपकी इजाज़त से जाएंगे। ब्रेक के बाद जब हम व्यूअर्स वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स हमने ये भी जानना है कि ये जो सर का एक सुपर हिट शो, देखिए सुपर हिट शो 1 माह 6 माह साल के लिए हो जाता है, 3 साल भी चल जाता है, 25 साल on one of the biggest private channels in this country, watched all over the world, Criminals Most Wanted. I mean, ये भी तो जानना है ना कि ये क्या फॉर्मूला था। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा तो कोई चीज़ वायरल तक नहीं होती, तो
हाउ टू बी अ कंसिस्टेंट सुपर हिट, जिसको कभी खान साहब कहते थे कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है या बस एक ही दफ़ा दौड़ लगा के कहानी ख़त्म करनी है। जल्दी से किचन में हमें बताएंगी शेफ़ नूर के क्या सिचुएशन जी, है। हमारी कड़ी बहुत ही मज़े की कड़ी पकौड़ा कड़ी रेडी है, चावल हमारे दम पे हैं और बस 5 मिनट में रेडी। थैंक यू सो मच। हम छोटी सी welcome. ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपके मेरे हम सब के फेवरेट, अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, अ लिविंग आइकॉन, अ लिविंग लेजेंड हमारे साथ हैं सैयद अली रज़ा नकवी। Welcome back from the break, viewers. We have with us the absolutely brilliant living legend in the category of acting, hosting, writer, director, and अगर मैं कहूँ कि an institution in himself, अगर जूनियर एंकर्स या जूनियर एक्टर्स 10 मिनट आके सैयद अली रज़ा नकवी साहब के पास बैठ जाएं तो शायद उनको जो मसाइल और प्रॉब्लम्स आते हैं और जो सर्टन तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ जीते हैं, शायद उनको बेहतर गाइडेंस मिल जाए। क्योंकि सर ने ब्रेक से पहले भी थोड़ी सी निशानदेही की थी कि भाई जो इंसान का जी चाहता है, जब जी चाहता है, स्क्रीन पे बैठ के बोल देते हैं। तो भाई स्क्रीन पे बैठने की भी एक तमीज़ होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इदारा अपनी जगह, बट अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। क्योंकि सर ये बताइए कि लोग कहते हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर में तो फिर वो जो कहते हैं करना पड़ता है। मैं आपसे सबसे पहले इस पे क्लैरिटी लेना चाहूँगी। आप 25 साल से प्राइवेट इदारे पे ही काम कर रहे हैं, आपने कभी उनके कहने पे कुछ नहीं बोला, आप अपनी मर्जी करते हैं। देखिए, मैं आपको ये बात बहुत वसूख के साथ, जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ कि इंसान का अपना अमल और किरदार जो है ना, या तो उसे ठोकरें खिलाता है, या आटा टांसू रुलाता है, या सरफराज कर देता है। जो लोग ये इल्ज़ामात लगाते हैं ना कि जी वहाँ पर जाओ तो यूँ होता है और यूँ होता है, कभी ऐसा नहीं होता। कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करता। सर अच्छा काम करो तो मैंने किया, बुरा काम है तो इदारे ने करवाया। जी जी, ऐसा ही है। इदारे ने आपके मुंह में क्या अल्फाज डाले थे, आप मना कर दें। तो सर अब फॉर्मूला क्या है? 25 years ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, रेटिंग उसकी बढ़ी है, कम नहीं हुई। नहीं, तो ये क्या अब देखिए ना, आपके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, तो फिर आपका शो कैसे 25 साल चल गया और दूसरों नहीं? सर अल्लाह मियाँ ऑफ कोर्स, देखिए, लेकिन क्या फॉर्मूला? सच्चाई, ईमानदारी, हकीकत, ये इंसान को हमेशा तरक्की की जानिब ले जाते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, हकीकत। झूठ मकर फरेब की दुनिया में झूठ मकर फरेब बिकता नहीं है। देखिए, मैंने कितनी जिम्मेदारी से बात की है। ये मकर फरेब भरी दुनिया में बिल्कुल मकर फरेब नहीं फरोख्त होता, बिकता ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए नहीं बिकता कि जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो हकीकत है, वही आप ऑडियंस को दिखाएंगे ना, तो वो ऑडियंस आपकी तरफ आ जाएगी। जितने व्यूअर्स हैं ना पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। सर लेकिन वाहियात नाच गाने और बदज़बानियाँ और ये सारी चीज़ें सर भी मैं तो लोग देख ही रहे हैं बताता हूँ ना। मैडम आपको सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि आप पूरी दुनिया के जो व्यूअर्स हैं ना, वो बेवकूफ़ नहीं है, बहुत समझदार व्यूअर्स हैं। जो टेलीविज़न देखने वाले लोग हैं, जो रेडियो सुनने वाले लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं। और एक बात और जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि जो कैमरा है ना, कैमरा वो कुछ नहीं छुपाता। वो हकीकत और ईमानदारी बयान करता है। बिल्कुल। आपकी आंखों में जो चमक है, आपकी आंखों में जो डलनेस है, आपकी आंखों में जो सर्द मोहरी है, ये सब टेलीविज़न पर लोगों को नज़र आती है। मैंने आज तक 1000 से ज़्यादा एपिसोड चल चुके हैं, ठीक है। और आपने जो 100 एपिसोड्स एज डायरेक्टर किए थे, ओवर 100 किए थे, वो इसी के किए थे? जी, इसी शो के हाँ। एज डायरेक्टर। देखें। तो सर होस्टिंग भी कर रहे हैं, साथ में डायरेक्ट भी कर रहे हैं, साथ में स्क्रिप्ट। हाउ इज? रिसर्च भी मेरा है वही सर। तो कह रही हूँ, स्क्रिप्ट भी मतलब आपको तो आप स्क्रिप्ट के तो मोहताज हैं ही नहीं, हमारे पास- बट रिसर्च तो करते हैं आप। अब आप ये पूछिए ना मुझसे कि भाई तो सर एक प्रोग्राम डेवलप करने में
आपको कितना टाइम लग जाता है फिर? 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन? जी। एक एक बात हैरान कुन होगी हमारी, मेरा जो स्क्रिप्ट है ना, जी। सैकड़ों प्रोग्राम्स दुनिया ने देखे, व्यूवर्स देख रहे हैं। जी। अच्छा, अल्लाह का एक और करम क्या है बताऊं मैं, खुदा की कसम, जिस तरह व्यूवरशिप पाकिस्तान में है ना, उससे ज़्यादा व्यूवरशिप अमेरिका में, लंदन में, यहाँ पर एब्रॉड में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इससे ज़्यादा है। और सर आपको भेजा भी गया है जी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जी। पूरी दुनिया में। जी हाँ। 25-30 दफ़ा तो आप इंग्लैंड जा चुके होंगे, अमेरिका भी कोई आपके 10 चक्कर लग चुके हैं, आप जी। पूरी दुनिया घूम चुके हैं। जी। और आपको भेजा है, ये नहीं है कि आपने टिकट खुद खरीदा और आपको जाना पड़ा, आपको लोगों ने भेजा है बिकॉज आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। और फिर पैसे कमा के लाया हूँ वहाँ से मैं। बिल्कुल, माशाल्लाह, हमारी इकोनॉमी को भी आपने हमेशा कंट्रीब्यूट किया। ठीक है ना। देखिए, हकीकत, ईमानदारी, सच्चाई जो है ना, इंसान को सही राहों पर ले जाती है। मैंने आज तक अपने प्रोग्रामों में कभी कोई झूठ फरेब नहीं दिखाया। अब आप ये सवाल मुझसे कीजिए कि आप स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, ये सवाल है ना। सर आप जिस तरीके से प्रोग्राम करते हैं, लगता नहीं है कि आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं या फॉलो करते हैं। जो FIR है ना, जी किसी के साथ जुल्म तशद्दुद हुआ, इस्तबदाद हुआ, किसी के बिल्कुल। साथ हक तलफी हुई, किसने की, कैसे की, क्यों हुआ, उसकी वजूहात क्या है, हालात, वाक़यात, मुहर्रकात क्या हैं, हम बट ये FIR तो सब आप खुद ही करते हैं। जी, हम FIR जो हमें मिलती है, हम देखते हैं, उस FIR की जो तहरीर है वो पूरा हमारा स्क्रिप्ट होता है। नहीं, एक सेकंड सर, FIR तो 1, 1.5, 3 पेज की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, बस और आपका प्रोग्राम कितने मिनट का है? 40 कितने मिनट्स का है सर? 1 घंटे का पूरा, मतलब 1 घंटे के स्लॉट 43 में। मिनट्स। तो सर 43 मिनट्स का कंटेंट 3 पेजों से कैसे निकलेगा? बस अभी मैं जो लाहौर आया हूँ, जी CCPO लाहौर की इनविटेशन पर आया हूँ मैं यहाँ पर, माशाल्लाह जी। और हमारा एक और तुर्रे इम्तियाज़ है, तुर्रे इम्तियाज़ है हमारा, कि पाकिस्तान के गांव-गांव, शहर-शहर, कूचा-कूचा, करिया-करिया, जहाँ जो जुर्म होता है हम वहाँ जा पहुँचते हैं। बिल्कुल। फिर हम बताते हैं कि यहाँ पर ये जुल्म क्या हुआ है, किसके साथ हक और तलफी सर हुई है। आपने बहुत लोगों को इंसाफ दिलवाया है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप, अल्लाह ताला का तो करम है, लेकिन ये लोगों की दुआएं हैं आपके जी। साथ। आपने कितने कितने लोगों के फंसे हुए केस जो हैं उनको वापस उनको हाईलाइट करवाया। यही है। बड़ी ऐसी सिचुएशंस, मुझे पता है कि आपने तो ऐसे केसेस में भी लोगों की हेल्प की है जहाँ पे कोई FIR काट ही नहीं रहा था, जी जी। तो आपने खुद फिजिकली खड़े होकर कहा कि भाई अगर ज्यादती हुई है तो रिपोर्ट तो दर्ज। तो सर ब्लेस यू। अब इसके साथ फाइनली सर, एज आवर सीनियर एंड समवन जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप हमारे व्यूअर्स को, अपने फैंस को, मुझ जैसों को क्या पैगाम देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ से कहाँ, क्योंकि देखें आप, अगर मुझे कोई कहे ना कि जिस तरह कोई अर्थ होता है, कोई पानी होता है, आप पानी की तरह हैं, आप फ्लो करते हैं। अभी आप ये 25 साल से अगर कर रहे हैं तो ये तो चल रहा है, लेकिन आई एम श्योर आपके जहन में और भी कुछ चल रहा होगा कि और मज़ीद क्या करना है। तो मैं वो जानना चाहूँगी कि हमें एक टीज़र दे दें कि क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड तो है माशाल्लाह, यूट्यूब का आपका चैनल भी है, मुझे ये बताइए कि और आगे आपने क्या सोचा है, कोई फ्यूचर प्लान्स? नेटफ्लिक्स ने हमसे रब्ता किया है। वाओ जी, और वो ये कहते हैं कि जी आप रियल स्टोरीज बना के हमें दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। लेकिन मैंने मना किया उनको। ले सर, उसकी- मिनते तरले कर गई है इंडस्ट्री के, को नेटफ्लिक्स वाले उसकी मुंह लगा वजह दे। है, उसकी वजह है कि अगर मैं अपने वतन की कुछ ऐसी चीज़ें उन लोगों को उनको दे दूं मैं ऑनियर करने के लिए, तो हम तमाशा बन जाएंगे दुनिया में। बिल्कुल। मैंने उनसे कहा है, मैंने कहा मैं करके देता हूँ आपको, ड्रामे करके देता हूँ मैं, क्राइम बेस ड्रामा कर देते हैं जी। जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ स्टोरी हो सकता तो है, वही पर जब आप कहते हैं- एग्जैक्ट चीज वो ये करेंगे, कहते हैं कि नहीं, ओरिजिनल हमें आपकी स्टोरीज जो आप मोस्ट वांटेड चलाते हैं वो चाहिए हमें। वो तो फिर मुश्किल है। बट सर वही वाली बात है ना। अब ये देखें कि जो सर आप देखें, सबको पता है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स है ये कितने ज़्यादा पैसे देते हैं और क्या क्या करता है बंदा। एक सीज़न उनका करते सारी ज़िंदगी किसी को नौकरी नहीं करनी जुगन, पड़ेगी। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे वतन में,
पैसे के पीछे लोग इस कदर दीवाने हो जाते हैं, खुदा की कसम इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि वो अपने चैनल्स को छोड़ के, अपने ब्रॉडकास्टिंग को छोड़ के, अपनी टेलीकास्टिंग को छोड़ के, अपनी परफॉर्मेंस को छोड़ के पैसे के पीछे भागे चले जा रहे हैं। और आप चूँकि इस मीडिया की वो पर्सन है कि जिसकी निगाहें हर चीज़ पर हैं, आप देख लीजिए जो पैसे के पीछे भागा है वो तबाह बर्बाद हो गया। वही वाली बात है ना कि इंसान की मोटिवेशन, उसकी क्रिएटिबिलिटी ख़त्म हो गई। मैंने आज तक अपने चैनल के अलावा किसी दूसरे चैनल पे रब्ता नहीं किया, मैं किसी के साथ काम नहीं आपको करता। सर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी माशाल्लाह। और मैं खुदा की कसम, खुदा को हाजिर और नाजिर जान के कहता हूँ, मेरे जो मालिकान हैं वो मैं उनके साथ ऐसे काम करता हूँ कि जैसे मैं खुद मालिक हूँ उनके। माशाल्लाह तो मुझे और क्या चाहिए। तो सर फिर जैसे पहले इंटरव्यूज़ में होता था, अब तो वो ज़माना ही नहीं रहा। कितना अच्छा लगता था कि जब एंड में आप किसी स्टार से, सेलिब्रिटी से बात करते थे तो आप एंड में उनसे कहते थे कि जी आपका मैसेज का तो ज़माना ख़त्म हो गया, एंकर ही एंकर सब कुछ बन गया। तो सर आपका पैगाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से बाहर जो आपके फैंस हैं, नॉट जस्ट ऑफ द शो दैट यू आर डूइंग, ऑफ यू, द पीपल हु आर फैंस ऑफ सैयद अली रज़ा नकवी, आप उनको क्या लाइफ लेसन और क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ और वो बात यह है कि सच्चाई, ईमानदारी को हमेशा मलूज़ ख़ातिर रखिए। देखें, मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, तकालीफ, ईज़ाएँ बहुत मिलती हैं ज़िंदगी में, लेकिन उनसे घबराना इसलिए नहीं चाहिए कि हमारी जो ज़िंदगी है, देखें हमारी ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह की अमानत है। रिस्क, रोज़ी, इज़्ज़त, नेमत, बरकत सब अल्लाह की दी हुई है। हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं उस ज़मीन के साथ हमें वफ़ा करना चाहिए, और अगर ज़मीन के साथ वफ़ा नहीं की तो कुछ भी इस दुनिया में बाकी नहीं है, सब फजूल बेकार हो जाएगा। ईमानदारी, सच्चाई, हकीकत को मलूज़ ख़ातिर रखें। ज़िंदगी को जिस डगर पर आप ले जाना चाहते हैं, परवरदिगार से आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला दुआओं का सुनने वाला है। और फिर वक्त से पहले अगर नहीं मिल रहा है तो इंतज़ार कर लें। परवरदिगार से हमेशा ये दुआ की जाती है, पालने वाले अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो वो मेरे लिए कर दे। बेशक। और अल्लाह ताला नेमतें, रहमतें, बरकतें हर एक को अता करता है, वो देने वाला बैठा है। हम एक दूसरे पर जुल्म, इस्तबदाद करके एक दूसरे का हक़ छीन कर ज़िंदगी अगर गुजार रहे हैं तो हमारे लिए फजूल और बेकार है। हाँ, एक बात याद रखने की है कि सबसे बड़ा फ़ायदा अगर हासिल करना चाहते हैं दुनिया में तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उन लोगों को चाहिए कि जगह जगह हाथ फैलाने के बजाय अपनी माँ के सामने, अपने बाप के सामने दुआ की दरख्वास्त करें। परवरदिगार अल्लाह ताला खुदाए बुज़ुर्ग बरतर रब्बुल आलमीन माँ की दुआ, बाप की दुआ कभी रायगा नहीं जाने देता। थैंक यू सो मच सर। इसी नोट पे हम अपने वीक को कंक्लूड करेंगे। व्यूअर्स, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और ये जो बातें अली रज़ा साहब ने कही है ना व्यूअर्स, अगर ये हमारे पल्ले पड़ जाए ना तो ज़िंदगी और आखिरत दोनों में सुरखरू हो जाएंगे। हैव अ लवली वीकेंड व्यूअर्स। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे को मिलेंगे। खुदा हाफिज़।